स्वागत है। निफ्टी आपके सामने प्रस्तुत है फिलहाल ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम लेवल पर और हरे निशान में आता हुआ निफ्टी आपके सामने 18,35 पर और निफ्टी बैंक आपके सामने 225 अंक लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 39,141 पर। आपके सामने कंट्रीब्यूटरी प्लेट निफ्टी के पेश है। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, खासकर भारती एयरटेल और आईटीसी की वजह से आप एक हरे निशान की तरफ रुझान देख रहे हैं। सेंसेक्स अपने निचले स्तर से आपको लगभग 400 पॉइंट की एक बहुत बढ़िया रैली दिखाता हुआ दिख रहा है और 128 पॉइंट की रिकवरी। दिन का लो जो था निफ्टी में 17,913 पर आपको एक बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी को जोड़ते हैं। कमाई के अड्डे का आप लुत्फ सीएनबीसी आवाज और एबिक्स कैश के इस खूबसूरत स्टूडियो में उठाते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी नमस्कार शैल जी। और आखिरी के 90 मिनट बड़े इंटरेस्टिंग, एक्सपायरी -1 डे और जरा निफ्टी लेके आइएगा। निफ्टी 17,900 के लेवल से क्या जोरदार पुल बैक दिया और 18,040 पे। और सुबह जैसे कि बात हुई थी क्या एक स्टॉक जो कि डिफरेंस कायम करेगा सेकंड हाफ में, वो था रिलायंस। रिलायंस ने अपनी वो 50 डे मार्क के पुल बैक से जो एक पुल बैक जनरेट करने की भूमिका थी वो निभा दी। आईटीसी, एचडीएफसी, इन तीनों स्टॉक्स ने वो भूमिका निभाई, याद रखिएगा। लेकिन अब जिस फैक्टर पे हमें नजर रखनी है, 17,900 की पुट सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती थी। हालांकि उसमें कल कवरिंग भी थी लेकिन उसने आज पुल बैक जनरेट किया। दूसरी चीज, ये पुल बैक कहां तक कंटिन्यू कर सकता है। अगर ये पुल बैक 18,100 यानी कॉल राइटर का सबसे बड़ा जोन जो है उसको स्ट्राइक कर दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो मेरे को एक ट्रेड की गुंजाइश निफ्टी में है लेकिन 60 पॉइंट की। लेकिन उससे बड़ी गुंजाइश जहां पे शैल जी नजर आ रही है वो है बैंक निफ्टी 39,144 पे स्पॉट ट्रेड करता हुआ। मेरी निगाहें रहेंगी शैल जी, जिस पे मैं शायद डिस्कशन भी करूंगा, जिस पे कॉल ऑप्शन पे हमने कल भी बात की थी, 39,500 की कॉल पे। डायरेक्टर साहब एक बार स्क्रीन पे प्रीमियम लिख आइएगा, क्योंकि यहां पे अभी तक वो टफ पुल बैक नहीं आया है जो कि ऑलरेडी निफ्टी जनरेट कर चुका है। तो निगाहें बैंक निफ्टी के पुल बैक पे जहां पे ज्यादा रूम बचा है चेज करने के लिए, और इस 39,500 की कॉल पे। शैल जी आज दिन हालांकि नायका का है, हम बात कर रहे हैं निफ्टी बैंक की, लेकिन एक बार इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद कौन कौन है उनसे सबको वाकिफ करा देता हूं। पैनल इस वक्त खुल चुका है आपकी स्क्रीन पे। गौरांग शाह हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ असित बरनपाती, उनसे करेंगे फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड से बातचीत। प्रकाश गाबा, राहुल शर्मा, कविता जैन, राजेश सतपुते, चंदन तापड़िया मौजूद होंगे। सुमित से बात करेंगे आज टाटा स्टील के नंबर्स पे और ग्रासिम के नंबर्स पे। ये दो महत्वपूर्ण नतीजे कल आने हैं। और फिर यतिन से बातचीत होगी डीलिंग चेक को लेकर और 3:10 पे शैल जी और मैं शुरू करेंगे क्रम BTST यानी मोमेंटम कॉल्स का। शैल जी, ओवर टू यू। चलिए, फिलहाल आपके सामने फ्लैट ट्रेड निफ्टी में, लेकिन ये बात ध्यान दीजिए 17,913 से जो इंट्राडे बाउंस आपने देखा है वो अब लगभग 120 पॉइंट से ज्यादा। राहुल शर्मा साहब से जुड़ते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं कि उनकी पहली पसंद क्या होगी। वॉलेटाइल ट्रेड T-1 का दिन और आपके सामने फिलहाल बढ़िया तरीके से लिस्टिंग हुई है नायका की, लेकिन क्या पसंद आ रहा है शर्मा साहब को वो आपको बताते हुए दिखेंगे। फिलहाल नमस्कार शैल जी, वीरेंद्र जी, सभी दर्शकों को प्रणाम। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ही वो स्टॉक है जो निफ्टी को आज काफी सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज 2600-2650 के लेवल लगाने के लिए तैयार है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाय कीजिए, 2510 का स्टॉप लॉस रहेगा। और मुझे लगता है कि आज एक तरह से जो स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया है, आई थिंक आने वाले 2 से 3 सेशन में अच्छा मोमेंटम रिलायंस में बना रहेगा। तो हमारा हाई कन्विक्शन पिक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओवरऑल निफ्टी में ध्यान ये है कि 18,000 के ऊपर बायस जो है पॉजिटिव जरूर हो जाता है, बट ओवरऑल 18,112 यानी कल का जो हाई था वो निकालना बहुत जरूरी है अगर मार्केट को कोई बड़े तरीके से रिवर्सल देना है तो। अदरवाइज मार्केट रेंज बाउंड होकर आई थिंक वापस नीचे की तरफ सरकता हुआ दिखाई देगा। चलिए, ये रणनीति आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर दिख रही है। डायरेक्टर साहब एक कैंडलस्टिक प्लेट के साथ आपको जो डिस्क्लेमर है वो भी स्क्रीन पर लाते हुए दिखेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे हैवीएस्ट वेटेड काउंटर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। निफ्टी में लगभग 9.8% का वेट रखता है और पहले 10 स्टॉक्स में जहां पर सबसे ज़्यादा वेटेज है वो आपको टॉप गेनर दिखेगा। CNBC आवाज़ का प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास, और ये कॉल 2554 पर आपके सामने बढ़िया तेजी के साथ काम करती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी, आपकी टिप्पणी। जी हाँ, रिलायंस शैल जी अगर आप देखें 2554 पे ट्रेड करता हुआ, मेरे लिए महत्वपूर्ण ये था। अगेन मैं देखिए टिप्पणी जो कर रहा हूँ वो इसी आधार पे कर रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स की गणना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है रिलायंस का बिहेवियर।
कल ही रिलायंस ने एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन दे दिया था कि बॉस मैं 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी को पार करने के लिए, मतलब वॉलेट करने के, अगर आप देखें, फिराक में नहीं हूँ। और इस वक्त याद रखिएगा, अगेन मैं डेटा बोल रहा हूँ और कुछ नहीं, इस वक्त रिलायंस क्या कर रहा है समझ लीजिए। रिलायंस का ये प्राइस 2556 और रोलिंग में यानी फ्यूचर्स में 2558.30 एग्जैक्टली इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसको ये 28 अक्टूबर के बाद रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इट्स एन एडवांटेज फॉर निफ्टी एटलीस्ट। अगर आप देखें, दो स्टॉक्स काफी अच्छा करते हुए आपकी स्क्रीन पे, रिलायंस एग्जैक्टली 20 डेमा को पार करता हुआ, और भारतीय एयरटेल जिस पर हमने सुबह सुबह ट्रेड लिया था 712 पे हमने ट्रेड लिया था। कविता जी नमस्कार, एक तो भारतीय एयरटेल पे टेक दीजिएगा, इस ट्रेड को क्या करना चाहिए अब, और दूसरा आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का। यस वीरेन जी, सो भारतीय एयरटेल इज लाइक आज मॉर्निंग से एक अच्छा मूव हम देख रहे हैं और एक फ्लैट का ब्रेकआउट हम इस पर्टिकुलर काउंटर पर देख रहे हैं ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। आई बिलीव इस ट्रेड को फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर फ्लैग को आप नोटिफाई करें तो मुझे लगता है 15 से 20 रुपए का मूव आना चाहिए था फ्रॉम द लेवल ऑफ 726। सो ये एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा हमें 740 745 के लेवल्स तक के लिए भारतीय एयरटेल। तो जिन्होंने पोजीशन बनाई है दे शुड ट्रेल देयर स्टॉप लॉस टू 726 एंड कैन राइड अप टू 740 745 के लेवल्स के लिए। मेरे टॉप कन्विक्शन ट्रेड मुझे लग रहा है बैंक्स में एक पीएसयू बैंक्स में मूव आना चाहिए, जहाँ स्टेट बैंक कंडीशनल बाय होगा। अगर 531 के ऊपर ये सस्टेन हो तो मुझे लगता है 538 544 तक के लेवल्स हम स्टेट बैंक के काउंटर पर देख पाएंगे। सो बाय अबाउ 531 के ऊपर ही इसे बाय करना होगा, जहां हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 526 देयर आफ्टर। सो स्टेट बैंक इज ऑन द राइट। कंडीशनल बाय है क्या? फिर से एक बार बोलेंगे कविता, कौन सा स्पॉट में लेवल निकल जाए तो बाय करें इसको? एसबीआई पे 531 का लेवल क्रॉस हो देयर आफ्टर इसे बाय करें फॉर 538 के लेवल के लिए फर्स्ट टारगेट 544 सेकंड। ओके 531 का लेवल निकल जाए, कंडीशनल बाय याद रखिएगा। राजेश सतपुते जी गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेन, मुझे लगता है कि यहाँ पे बैंकिंग पे मेरी थोड़ी नजर है, यहाँ पे कॉन्ट्रा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप देखिए बहुत ज्यादा फिट आई हुई, जैसे कि इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो मेरा जो पिक रहेगा वो बैंकिंग से है और वो है आईसीआईसीआई बैंक। ये कॉन्ट्रा बाय है। सबसे बड़ी बात है ये अपने 10 और 20 डीएमए का जो कैच है, जो सपोर्ट का एक बैंड है, एग्जैक्टली इसी लेवल से ये घूम रहा है। सपोर्ट कहाँ है? आईसीआईसीआई का 775, ये इसका 20 डे में सपोर्ट है। दीज आर फ्यूचर लेवल्स। और मुझे लगता है जो पैटर्न देख के लगता है कि एक रिलीफ रैली मुझे आईसीआईसीआई में खेलने को यहाँ पे मिल रही है। सो आईसीआईसीआई बैंक मेरा बाय रहेगा। मेरा स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 775 का ही, और जो टारगेट, जो रिलीफ रैली मुझे लगता है कि 800 805 तक इनिशियली आएगी। आईसीआईसीआई बैंक अगर आपको ऑप्शंस में खेलना है, ऑप्शंस में प्ले करना है, तो आपको 800 का कॉल बाय करना है, जो 10 रुपए के आसपास कुछ मिल रहा है। 5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, 20 का टारगेट है। और डिस्क्लेमर ये है कि यहाँ हमारी क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है, लेकिन मेरी यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं है। चलिए, तो देखिए धीरे धीरे ग्रेजुअली ही जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो बैंकिंग में बनता हुआ। अभी कविता जी ने कॉल दी बैंक्स पर, और उसके बाद देयर वाज ए कंडीशनल कॉल, याद रखिएगा एक पर्टिकुलर लेवल निकलने के बाद होगी, लेकिन बाय थी। और यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक पे अगर आप देखें कॉल है। प्रकाश गावा सर गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेन, मैंने जो स्टॉक चुना है इस वक्त वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर का जो स्टॉक है इसका चार्ट बढ़िया है, अप मूव मिला, करेक्शन आया, फिर एक अप मूव मिला, साइडवेज कंसोलिडेशन, और आज का जो मूव है लगता है यहाँ से एक अप मूव शुरू हुआ है फ्रेश। इसका टारगेट 850 का, ये पहला टारगेट रहेगा। स्टॉप होगा 838 टाटा कंज्यूमर। की वृद्धि के साथ आपके सामने टाटा कंज्यूमर ऑलमोस्ट समझिए दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब, यहाँ पर एक बढ़िया आप कैंडलस्टिक चार्ट बनाइए। सुबह से ही ये काउंटर तेजी में चहकता हुआ दिख रहा है, और आपके सामने जो 843 का प्राइस है, ये आपने हाईएस्ट प्राइस देखा है समझिए मध्य अक्टूबर से। 20 अक्टूबर को आपने ये पहले प्राइस देखा था, और अपनी छोटी मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब टाटा कंज्यूमर फ्लोट करता हुआ दिख रहा है।
भारतीय एयरटेल की तेजी देखते ही बनती है 731। ध्यान दीजिए, ये काउंटर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है और आज के दो टेलीकॉम शेयर्स जो कि निफ्टी में काफ़ी वेटेज रखते हैं, दोनों में तेजी। भारतीय एयरटेल का ऑल टाइम हाई है 739 जो आपने 24 सितंबर को लगते हुए देखा। तो कॉल्स जो फिलहाल स्क्रीन पर हैं वो आपके सामने हैं। टाटा कंज्यूमर गाबा साहब की तरफ से, आईसीआईसीआई पर एक लॉन्ग कॉल देते हुए दिख रहे हैं। बैंक पर राजेश सतपुते साहब एक कंडीशनल बाय 531 के ऊपर आती हुई यहाँ पर कविता जी की तरफ से, और राहुल शर्मा साहब की पसंद है फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये आपके सामने सारी टॉप कॉल्स हैं और निफ्टी अब दिन के उच्चतम लेवल के आसपास हरे निशान में आता हुआ 18,052, दिन का लो 17,913, वहां से आप समझिए कि 130 अंक की वृद्धि आपने देखी है। वीरेंद्र जी। शैल जी, भारतीय एयरटेल अच्छा करता हुआ टाटा कंज्यूमर डिहाई पर है, और एक बार आप टीवीएस मोटर्स लेके आइएगा। भाई इस स्टॉक के क्या कहने, अगर आप देखें ईवी का नाम जुड़ते साथ दो ऑटो में अगर आप देखें जो कमाल हुआ है वो है टाटा मोटर्स, बोथ आई मीन अंडरलाइंग एंड टाटा मोटर्स डीवीआर। और अब देखिए कल क्या हुआ था, जैसे मैनेजमेंट का क्लैरिफिकेशन आया था ना, उसके बाद क्या होता है कि स्पेकुलेटर्स को निकलने का, अगर आप देखें जो स्पेशली शॉर्ट टर्म प्लेयर्स होते हैं उनको निकलने का एक मौका मिलता है, उनको एक रीज़न मिलता है। लेकिन आज फिर स्ट्रेंथ एक्वायर कर ली इस स्टॉक ने 755 पे। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे करीब 755 पे ट्रेड करता हुआ इस वक्त ये स्टॉक है। शैल जी, फिलहाल टाटा मोटर्स को ज़रा थोड़ा बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं असीम मनचंदा साहब, और जो आपने चर्चा होती हुई देखी है फिलहाल कैबिनेट में, वो आपको डिस्कस करते हुए दिखेंगे। जूट कंपनीज के लिए एक बढ़िया मूव आता हुआ, क्या खबर है असीम जी? देखिए, मैंडेटरी पैकेजिंग जो है सरकार ने उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड जो है वो कर दिया है। जितने भी फूड ग्रेन्स होंगे उसको 100% पैकेजिंग जो है वो जूट में होगी, और जो चीनी है उसकी 20% पैकेजिंग जो है वो जूट में होगी। तो सरकार ये चाहती है कि जो किसान है जो जूट उगा रहे हैं उनको इससे फायदा जो है वो पहुंचे। तो करीबन 50 लाख के आसपास किसानों को इसको जो है फायदा पहुंचेगा। करीबन सरकार 7500 करोड़ रुपए का जूट जो है वो इनसे खरीदेगी, उसकी पैकेजिंग जो है वो की जाएगी। आत्मनिर्भर बनाने की यहाँ पर तैयारी जो है वो की जा रही है। तो जूट वर्कर्स करीबन 40,000 इसमें से जुड़े हुए हैं, तो उनको फायदा होगा, और जितनी भी इंडस्ट्री जूट में जुड़ी हुई है उनको फायदा जो है इससे होगा। तो 50 लाख किसानों का फायदा आपको होता हुआ दिख रहा है। और जो हम लोग पैकेजिंग अक्सर आप देखते हैं कि प्लास्टिक बैग्स में होती है, अब जूट की वापसी, ये समय का चक्र है। बहुत साल पहले आप समझिए 3 या 3.5 दशक पहले जो भी आप पैकेजिंग देखते थे वो जूट में होती थी, और उसके बाद प्लास्टिक का चलन और चक्र वापस घूमता हुआ लगभग 7,500 करोड़ रुपए का जूट आपको सरकार खरीदती हुई दिखेगी। चलिए, ये खबर आपको दिल्ली से आती हुई दिख रही है, और साथ ही साथ निफ्टी में ताबड़तोड़ मोमेंटम, दिन का उच्चतम लेवल 18,061, और इन्फोसिस आपके सामने 1751, और दिन का उच्चतम लेवल आप एक्सिस बैंक में भी आते हुए देख रहे हैं 753। बढ़िया मूव्स हम लोग फिलहाल बाजार में ट्रैक करते हुए, और ये निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आप देखिए, दिन के लो से 17,913 अब 18,060, मेनली रिलायंस इंडस्ट्रीज, एमएनएम, भारतीय एयरटेल और आईटीसी की वजह से। जोड़ते हैं अपने मित्र गौरांग शाह साहब को। नमस्कार गौरांग जी, शुभ दिन और शुभ प्रभात। बताइए किस हिसाब से आप बाजार को फिलहाल ट्रैक कर रहे हैं? इस गिरावट में कुछ पसंद आता हो तो उस पर जिक्र कीजिए। धन्यवाद शैल जी, आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो आज सुबह ही हम आपके सहयोगी चैनल सीएनबीसी बाजार से जुड़े थे और खरीदारी की राय दी थी, जब करीबन 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट सेंसेक्स पर हम देख रहे थे। और एक स्टॉक जिसके नतीजे मेरे ख्याल से कल ही आए थे, एमएनएम, यहाँ पर जो लक्ष्य है उसको ऊपर के तरफ खींचा है हमने, और मध्यम से लंबी अवधि के लिए अगर आप हमें पूछे तो करीबन 1080 का लक्ष्य निर्धारित किया है। और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की है कि तीसरे तिमाही तक जो चिप की किल्लत है वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो इन्होंने रणनीति बनाई है अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, उसको सुन करके बहुत संतुष्ट है हम। और हमें लग रहा है कि हमारा जो भरोसा है लक्ष्यांक को लेकर के वो समय से पहले हासिल होता हुआ दिखाई देगा। एमएनएम 920 के स्तर पे बाय का
व्यू है। और आज सुबह सुबह देखिए कल के बहुत सब्सटेंशियल मूव के बाद, अर्निंग्स के बाद दोबारा फिर पिक करना भी अगर आप देखें एक हिम्मत का काम होता है। और देखिए होता है ना, छुट्टियां ऐसा काम कर देती हैं। राजेश सतपुते जी गोवा से आए और आते ही साथ अगर आप देखें मैडम पे दाव लगाया और आप देखिए आज भी अच्छा स्विंग है। राजेश जी उस ट्रेड पर क्या करेंगे आप? 921 पर कवर करेंगे या फिर आप कहते हैं कि नहीं बॉस उस प्रॉफिट को बुक करके कोई कॉल पकड़ लो इसकी? अब वीरेंद्र जी देखिए, सुबह का एक जो टारगेट था 924 का था, 926 यानी टारगेट हिट हुआ। तो एज ए ट्रेडर मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ मिलता नहीं है, डिप मिलते हैं वहां पे बाइंग हो जाएगी। सो मैं फिलहाल तो एमएनएम में प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। थोड़ा सा आप रोटेशन करिए। बैंकिंग में थोड़ा सा मेरा फोकस है। आईसीआईसीआई बैंक जैसे मैंने बात की, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा ट्रैक्शन होना चाहिए। तो जगह जगह मिल रही है, ये मोमेंटम वाला मार्केट, ट्रेडिंग वाला मार्केट है। जहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां पे आपको ट्रेड बिठाना है। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई। डायरेक्टर साहब ज़रा 2-3 काउंटर्स लाइए जहां पर हम लोग अच्छे ब्रेकआउट ट्रेड्स देखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले माजगांव डॉक्स आपके सामने 319 रुपये का जो लेवल है, मेरे ख्याल से ये एक रिकॉर्ड हाई है और यहाँ पर कुछ बोर्ड मीट्स आपको होती हुई दिखेंगी फंड रेजिंग के लिए। डायरेक्टर साहब एक कैंडलस्टिक चार्ट बनाइए। जी हाँ, ये जो काउंटर है रिकॉर्ड हाई पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा और इससे पहले की जो हाईएस्ट लेवल थी वो थी लगभग 296 रुपये। तो एक ब्रेकआउट ट्रेड आपके सामने पिछले 2-3 दिन से माजगांव डॉक में बनता हुआ दिख रहा है। जोड़ते हैं इधर राजेश सतपुते साहब को। राजेश जी, कोई चार्ट चेक, क्या इस लेवल पर एंट्री ठीक रहेगी या इससे परे रहें? क्योंकि आपने 260 से लगातार 319 तक का एक सफर तय किया है पिछले 5 सेशन में। सर जी, मोमेंटम तो बढ़िया है लेकिन ट्रेड यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा। जिनके पास पोजीशन है प्रोबेबली वो दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे रनिंग फ्लैग ब्रेकआउट्स मिलते हैं और जिसका टारगेट कम से कम मुझे लगता है 340 350 हो सकता है। बशर्ते अगर आपको थोड़ा रिस्क ज्यादा लेना है तो फिर आपका स्टॉप लॉस बनेगा 305 का। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा वेट करें पोजिशनल बाय के लिए तो बेटर होगा। लेकिन यस, होल्ड ये मेरा वर्डिक्ट होगा। 340 350 टारगेट रहेगा। यहाँ पर आपके सामने माजगांव डॉक के नतीजे भी पिछले 1 मिनट में आपको आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा बढ़कर हुआ है 131 करोड़ मुकाबले 86 करोड़, और अगर आप 86 करोड़ को कंपेयर करें पहली तिमाही से, तब आपके सामने जो मुनाफा था वो था लगभग 93 करोड़ रुपए। तो ठीक ठाक आपके सामने मूव आता हुआ। और अगर आप यहाँ पर सेल्स देख रहे हैं तो वो आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। यूँ समझिए लगभग 1531 करोड़ रुपए के आसपास, 1570 करोड़ मुकाबले 1100 करोड़। तो दोनों आंकड़े उम्मीद के आसपास हैं और आप यहाँ पर पहले से ही बिल्डअप देख रहे थे। तो अब न्यूज़ की इवेंट हो चुकी है, इस काउंटर से फिलहाल परे रहते हैं। साथ ही साथ NIIT भी दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब। इसके भी नतीजे स्क्रीन पर आपको कुछ समय में आते हुए दिखेंगे। यहाँ पर 328 का जो प्राइस है, यहाँ पर ठीक ठाक मूव आपको आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, NIIT आप जरा चार्ट चेक कीजिए, तब तक मैं आपको नतीजे स्क्रीन पर पढ़ के देता हूँ। NIIT आपकी स्क्रीन पे जरा प्लीज एक बार लिखे आइएगा चार्ट। अभी देखिए मोमेंटम शुरू हुआ था जैसे इस स्टॉक पे और अपीयर हुआ कैश के स्टॉक्स में। स्क्रीन पे लिखाइएगा 325 पे आके ट्रेड करता हुआ, और नंबर्स अगर आप देखें आय करीब 225 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 314 करोड़ रुपए हुई। ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग स्पाइक आ गया है इसमें। और एबिटा करीब 33 करोड़ से अगर आप देखें मल्टीफोल्ड जंप है यहाँ पर, लगभग 73 करोड़ रुपए। राहुल जी, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है। हालांकि अगर आप देखें डिप दिया था टुवर्ड्स रेजिस्टेंस 100 डे में, अर्निंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। लुक एट मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन्स, क्या सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट है। अगर आप देखें करीब 810 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट इनके मार्जिन्स में है। आप कैसे रीड कर रहे हैं इस चार्ट को, और अगर 325 के ऊपर टिका रहा तो कहां तक का स्विंग पॉसिबल है इस स्टॉक में? मुझे लगता है कि यहाँ पर 325 के ऊपर मोमेंटम काफी अच्छा रहना चाहिए। आई थिंक 360 365 तक के लेवल्स यहाँ पर टेक्निकली मुझे दिखाई देते हैं। मेरे हिसाब से 305 का जो लेवल है यहाँ पर स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया। आई थिंक 305 का स्टॉप लॉस लगाकर पोजिशनली बाय करके चला जा सकता है। 360 365 में इमीडिएट लेवल्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये रणनीति आपके सामने आती हुई। 2 कंपनीज जो नतीजों पर चहकती हुई, NIIT जहां पर आप 20 रुपए यूं समझिए कि लगभग 6.5% की वृद्धि देख रहे हैं, और माजगांव डॉक जो आपको रिकॉर्ड हाइस पर 320 पर चलता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, चर्चा जब NIIT की शुरू हुई है तो 1-2 काउंटर्स राहुल शर्मा साहब से टेक स्पेस में चेक करवा लेते हैं।
राहुल जी, आपका पसंदीदा काउंटर रहा है टेक महिंद्रा, आज चहकता हुआ तेजी में 1574, क्या कीजिएगा? जी हाँ, बिल्कुल काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग चार्ट रहा है टेक महिंद्रा का। इनफैक्ट आज के दिन में इसने यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देने की कोशिश जरूर कर रहा है। मेरे हिसाब से आज इसमें अगर क्लोजिंग हो जाती है 1570 के ऊपर, तो आई थिंक पोजिशनल बेसिस पर यहाँ पर एक वापस ब्लू स्काई टेरिटरी ओपन अप हो जाएगी स्टॉक के अंदर। मेरा यहाँ पर टारगेट 1620 का आ रहा है जो हिसाब से अभी के प्रोजेक्शंस है, और आई थिंक आज का जो लो है यानी कि 1546 का आई थिंक एक अच्छा स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो 1546 स्टॉप लॉस से बाय कीजिए, यहाँ पर प्रीएम्प्टिवली भी बाय करके चल सकते हैं। आई थिंक 1600 1620 के लेवल टेक महिंद्रा में हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। टेक महिंद्रा जो आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर चल रहा है पिछले 4-5 दिन से एक अपवर्ड चैनल में, और आप इधर अगर आप वॉल्यूम देखें तो कोई खास ही नहीं, और ओपन इंटरेस्ट लगभग 1.6% बढ़ता हुआ। अब यहाँ पर कुछ समय पहले गाबा साहब ने आपको टाटा कंज्यूमर पर एक लॉन्ग कॉल दी थी। राहुल जी, फिलहाल जो काउंटर आपके सामने स्क्रीन पर है, टाटा कंज्यूमर में भी कोई खास ओपन इंटरेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ टिप्पणी आप इसके ऑप्शंस पर देंगे क्या? कौन सा ऑप्शन आपको पसंद आता है? 850 का अगर देखें तो बताइए किस तरीके से रणनीति बनेगी टाटा कंज्यूमर पर? हमारे सामने जो प्राइस है वो है लगभग 16 रुपए 20 पैसे। कुछ व्यू आपका? जी हाँ, देखिए टाटा कंज्यूमर अपने 50 दिन 20 दिन के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर यहाँ पर एक काफी अच्छा रिवर्सल दे रहा है। देखिए इमीडिएट टारगेट स्टॉक का आता है 862 का। 862 अगर निकलता है तो 882 के लिए जगह ओपन होगी। आई थिंक 850 का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तकरीबन 17 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है। इसे एक छोटा स्टॉप लॉस लगाकर यानी कि मात्र 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कीजिए। मेरे हिसाब से आपको ऊपर 25 रुपए तक के लेवल ये ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक ने आज अपने 4 दिन के एक तरह से हाईस को निकाला है। मेरे हिसाब से ये जो आज ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, आई थिंक एक अच्छा अपसाइड आने वाले सीजन्स में दे सकता है। तो पोजिशनल ट्रेड है 862 और 880 के 2 लक्ष्य रहेंगे ऊपर में। ओके, तो आप देखिए टाटा कंज्यूमर पे आपकी राय है। और शैल जी, जो आज हमने पहला स्टॉक लिया था सुबह सुबह, वो था यूपीएल। लुक एट यूपीएल। बात डिस्कशन क्या हुई थी कि 16 अगस्त के बाद का सबसे जो क्रिटिकल जो हमने वर्ड्स यूज किए थे सुबह सुबह कि 16 अगस्त के बाद की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है वो कट रही है। मेरे ख्याल से मानस जी ने टिप्पणी भी की थी, ऐड भी किया था, ऑप्शन भी ऐड किया था इस पे 775। ये सबसे पिटा हुआ स्टॉक था अगर आप देखें केमिकल स्पेस का। पिटा हुआ शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसी दौरान एसआरएफ ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, उसी दौरान टाटा केमिकल ने सुपर स्विंग दिया, उसी दौरान दीपक नाइट्राइट ने, उसी दौरान नवीन फ्लोरिन ने काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया। ये नहीं चला। अब ये स्टॉक मात्र अगर आप देखें 25 दिन के अंतराल में, यानी 25 अक्टूबर को इसका लो था एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल, ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। राहुल जी, ये बताइए, अब ये 774 का लेवल, ये वो था लेवल जो कि इसने 17 अगस्त को एक बार फिर से बड़े ब्रेकडाउन में तोड़ा था। इसके ऊपर नया जो लॉजिकल टारगेट है वो क्या बनता है, और होल्ड करना चाहिए क्या इसको? जी हाँ, देखिए स्टॉक ने आज फ्यूचर्स में लॉन्ग बिल्टअप देखा है, साथ ही में मल्टीपल रेजिस्टेंस स्टॉक ने निकाले हैं। लगातार ये स्टॉक 765 770 के रेंज में सप्लाई देख रहा था, बट आज अच्छे वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। मेरे हिसाब से इमीडिएट बेसिस पर आपको 800 रुपए तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने लिया है स्टॉप लॉसेस ट्रेल जरूर करें। इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट था 760 का था, तो 760 का स्टॉप लॉस लगाकर इस पोजीशन में राइड कीजिए। अगर किसी फ्रेश में बाय करना है तो आई थिंक 800 के टारगेट के लिए इसे बाय करके चल सकते हैं। तो ये रणनीति यूपीएल में आती हुई वीरेंद्र जी, ये रिक्लेम करने की शायद कोशिश कर रहा है अपने ऑल टाइम हाईज, और वो आपने लगते हुए देखे थे 16 जुलाई को 842 रुपए के आसपास। तो ये कुछ रणनीति यहाँ पर यूपीएल पर बनती हुई, और आज वॉल्यूम पिक्चर कुछ खास नहीं है। यहाँ पर आप जो वॉल्यूम देख रहे हैं वो मात्र 48,60,000 शेयर है, जो कि 5 दिन के एवरेज के बिल्कुल पास में। फिलहाल नतीजे जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, पावर स्पेस से इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स के मुनाफे में आती हुई कंपनी तिमाही दर तिमाही, यानी कि पहले क्वार्टर के मुकाबले दूसरे क्वार्टर में आपने 3 करोड़ के मुकाबले जो घाटा था वो अब 5 करोड़ का मुनाफा स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स एक शांत काउंटर रहा करता था। देखते हैं कि इस नतीजे के बाद क्या इसमें बिजली कौनती हुई दिख रही है। जी हाँ, 175 का प्राइस मेरे सामने स्क्रीन पर है, और ये अपनी छोटी मूविंग एवरेजेस के आसपास फिलहाल
ट्रेड करता हुआ। 36,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, तो खासा वॉल्यूम भी नहीं। चलिए फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर मार्क कर देते हैं। वैसे भी 5% ऊपर काउंटर सर्किट पर। वीरेन जी, मेरे ख्याल से वीरेन जी से जो हमारा संपर्क है वो ज़रा विच्छेद होता हुआ, उनको हम थोड़ी देर में जोड़ेंगे। राहुल शर्मा साहब को जोड़ते हैं। राहुल जी, कुछ टिप्पणी आप ऑटो स्पेस में करना चाहेंगे? महिंद्रा एंड महिंद्रा के अलावा हम लोग एक सेक्युलर अप ट्रेंड ट्रैक कर रहे हैं टीवीएस मोटर्स में और टाटा मोटर्स में। आपकी राय यहाँ पर? जी हाँ, देखिए टाटा मोटर्स का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। टाटा मोटर्स में एक बहुत ही बढ़िया फ्लैग और पोल पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट कल के सेशन में किया। आई थिंक टाटा मोटर्स में आपको पोजिशनली 540 550 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा हाई कन्विक्शन पिक भी रहा है लास्ट 2-3 सेशन से। लगातार स्टॉक एक तरह से अपना बेस शिफ्ट कर रहा है, हायर लोज बना रहा है। 3 नवंबर के बाद में एक तरह से हायर लो का जो सेटअप है स्टॉक में बिल्कुल बना हुआ है। आई थिंक यहाँ पर आपको 500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर टाटा मोटर्स बाय करके चलना चाहिए। 540 का एक इमीडिएट टारगेट रहेगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर ऑटो में एक तरह से जो स्ट्रेंथ है, यानी कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स तो स्ट्रॉन्ग है ही है। आई थिंक टाटा मोटर्स जो सबसे पहले चला था दिवाली के पहले, हमने इसे हमारा दिवाली पिक भी बनाया था। आई थिंक इसमें एक फॉलो अप मूव हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो टाटा मोटर्स बाय करके चलिए, 540 का लक्ष्य रहेगा। और जहां तक टीवीएस मोटर की बात है, देखिए टीवीएस मोटर ने कल के सेशन में बहुत ही बढ़िया हाई लगाया और आज रिबाउंड कर रहा है। मेरे हिसाब से ये एक तरह से एक जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो स्टॉक के अंदर हो गई और एक तरह से अभी एक फ्रेश रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आई थिंक स्टॉक 780-800 के लिए यहाँ पर बुलिश है। आप इसे भी बाय करके चल सकते हैं। 740 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाए। आई थिंक एज अ ट्रेडर इसमें आपको मोमेंटम काफी अच्छा खासा मिल सकता है। टीवीएस मोटर्स ध्यान दीजिए, कल लगभग 8 से 9% ऊपर रहा दिन भर, और उसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कंपनी ने कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चाएं बाजार में चल रही हैं वो उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि आप बाजार में एक दूसरे में ट्रेडर्स पर बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। वहाँ से स्टॉक फिसला, लेकिन अब जैसा कि कह रहे हैं हमारे मित्र राहुल शर्मा साहब कि आप यहाँ पर तेज़ी वापस आते हुए देख सकते हैं। रिकॉर्ड हाइज एसीसी पर गाबा साहब, ये आपने 2-3 दिन पहले काउंटर पकड़ा था, टिप्पणी आप ही करेंगे। हम लोग 2563 का प्राइस देख रहे हैं, वॉल्यूम बिल्कुल शांत 3,40,000। पोजिशनली बताइए, एसीसी आपको चार्ट्स पर कैसा लगता है? एसीसी का जो चार्ट है मुझे बहुत ही बढ़िया लगा था पिछले दिनों जब मैंने देखा था। जो मूव मिला था करीब 2100 के आसपास, 9-10 दिन की तेजी थी। आज ब्रेकआउट मिला है करीब 2475 में, कल अब मूव ऑन है। मुझे लगता है इसमें तेजी अब भी बरकरार रहा है। 2500 का स्टॉप लगाकर चले, मोमेंटम जो है बढ़िया है। शायद 2600 ये पहला टारगेट रहेगा, उसके भी हायर जोन देखने को मिलेंगे एसीसी में, क्योंकि सीमेंट क्षेत्र में एसीसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में। सीमेंट पर आप देखें काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। मैं जरा एक बार आपको आज एग्जैक्टली आप देखें सीमेंट में हो क्या रहा है और एसीसी के इस स्विंग के पीछे अगर आप देखें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है। सीमेंट स्पेस को अगर आप देखें तो आज ओआई यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, सिर्फ अगर आप देखें 0.5% बढ़ा है। और एसीसी में हो क्या रहा है यहाँ पर अब थोड़ी सी अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग इमर्ज होती हुई। और यस, और एक और चीज़ है यहाँ पर कि एक इंडिया सीमेंट्स लेके आई है। सुबह हमने इस पर भी बातचीत की थी, वो भी अच्छा कर रहा था और सुबह उसका स्विंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा था, डे हाई पर ले आया था। तो डेटा वाइज अगर आप देखें तो एसीसी और साथ ही साथ इंडिया सीमेंट्स, हालांकि अगर आप देखें थोड़ा बैकफुट पे आ गया है, लेकिन सुबह काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडिशन था इस काउंटर में। उसके बाद थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है इस स्टॉक में एसीसी। अब लेके आइए एक बार आप सेंचुरी टेक्सटाइल्स। सेंचुरी टेक्सटाइल का कैश में अगर आप देखें लेवल नोट करके रखिएगा, 884 पे ट्रेड कर रहा है और मैं इसको करीब 20 मिनट से ट्रैक कर रहा हूँ। अब ये अपनी अगर आप देखें 3 नवंबर के बाद की चैनल है उसको बहुत खूबसूरती से काटता हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट रियल्टी स्पेस का अगर आप देखें और टेक्सटाइल स्पेस का स्टॉक, इसका हाई था 1001 का, एक रिट्रेसमेंट हुआ बहुत डिसेंट टुवर्ड्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अब 888 पर। ये कैसे अप्रोच करेंगे आप राजेश सतपुते जी? ये फ्लैग का ब्रेकआउट इसको क्या 927910 की ट्रेजेक्टरी में लाके खड़ा कर सकता है दोबारा क्या? वीरेन जी बिल्कुल, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस था वो 878 के आसपास था, तो इसका क्लियर कट ब्रेकआउट कैंडिडेट है। और इसका अगर आप प्रोजेक्शन देखें या इमीडिएट टारगेट देखें तो मुझे लगता है 910 का टारगेट होगा। सो मैं यही कहूंगा इसे बाय साइड पे रखें, बाय करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 770।
आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त अच्छा करता हुआ आपका सेंचुरी टेक्सटाइल्स 887 पे। शैल जी, एक पीएसयू बैंकिंग स्टॉक जो आपकी भी स्क्रीन पे अपीयर हो रहा होगा, जरा देखेंगे उसको। बिल्कुल, बैंक ऑफ बड़ौदा 106.70। वीरेंद्र जी, इसके नतीजे स्क्रीन पर आते हुए आपको दिखेंगे। फिलहाल 106.75 पर, और दूसरी तिमाही का ग्रॉस एनपीए 8.11% है, मुकाबले 8.86% के Q1 में। तो एनपीए में आपको सुधार होता हुआ दिख रहा है। नेट एनपीए देखें 2.83% वर्सेस 3.03, तिमाही दर तिमाही यहां पर भी आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है। और नेट प्रॉफिट आपके सामने जो नंबर है वो है 2090 करोड़, मुकाबले 1678 करोड़ साल दर साल। तो हर आंकड़े पर आप एक बीट देख रहे हैं। और आप देखिए, जो फिलहाल एस्टीमेट था प्रॉफिट का, वो था लगभग 1640 करोड़ और आया है आपके सामने 2090 करोड़। ये फिलहाल नतीजे हैं जो स्क्रीन पर भी आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। राहुल शर्मा साहब, बताइए कैसा लगता है बीओबी? जी हाँ, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ओवरऑल मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में सबसे बेहतरीन प्लेस्ड है। एक तरह से रिलेटिव कंपैरिजन अगर आप करें तो मेरा इनफैक्ट यहाँ पर पोजिशनल टारगेट बैंक ऑफ बड़ौदा में 130-140 का रहेगा, बिकॉज ओवरऑल यहाँ पर जो हमने कैनरा बैंक में मूव देखा, वैसा सिमिलर मूव मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आना चाहिए। थोड़ा स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, 80 वाला तकरीबन 107 हुआ है, पर मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है। आने वाले कुछ महीनों में एज एन इन्वेस्टर आई थिंक आपको इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए 140 के टारगेट के लिए। एज ए ट्रेडर अगर आपके पास पोजीशन है तो क्या करें, देखिए 102 का स्टॉप लॉस लगाइए, फ्रेश पोजीशन भी बाय करके चल सकते हैं। आपके पास पोजीशन है तो ट्रेल कीजिए। ओवरऑल इमीडिएट बेसिस पर मुझे लगता है कि 118-120 तक के लेवल बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकते हैं। आपके सामने फिलहाल काउंटर देखिए बढ़ता हुआ दिख रहा है अपने शानदार नतीजों के बाद। वीरेंद्र जी, कुछ व्यूज आपके बनते हुए हमारे साथ गौरांग शाह साहब भी जुड़े हुए हैं। पहले गौरांग शाह साहब की राय लेते हैं। गौरांग जी, 2100 करोड़ मुनाफा बैंक ऑफ बड़ौदा, मेरे ख्याल से अब इतिहास बदल रहा है सरकारी बैंकों का, शैल जी। और पहले भी हमने टिप्पणी करी थी कि वित्तीय क्षेत्र के नतीजे दूसरी तिमाही से सुधरना शुरू होंगे और निरंतर सुधार आपको तीसरी, चौथी और अगले वित्तीय वर्ष में आते दिखेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफी बैंकों में हमने ग्रॉस और नेट एनपीए को नीचे आते हुए देखा है। उसके साथ साथ जो प्रोविजनिंग करी थी उसको वापस लिया गया है। लोन बुक के ग्रोथ के कारण आपको मार्जिन्स में भी इजाफे आते हुए दिखे। और मुझे लग रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, और अगर किसी के पास जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर के तरफ है तो पीएनबी को भी आप शामिल कर सकते हैं। ये 4 पसंदीदा सरकारी बैंक है जो हमारी खरीदारी की सूची में है। तो फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा सप्लाई एब्जॉर्ब करता हुआ आपको दिख रहा है। जिन लोगों ने नतीजों से पहले यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाई थी, अब शायद न्यूज़ आने पर आप उनको थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल करते हुए दिखेंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि ये नतीजे बहुत ही बढ़िया हैं और शानदार आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद गौरांग शाह साहब जैसे पारखी एनालिस्ट देख रहे हैं सरकारी स्पेस में। बीओबी के अलावा कैनरा, पीएनबी और एसबीआई आपको पसंद आता हुआ। वीरेंद्र जी, कैनरा बैंक की तरह एक ठीक प्रॉपर्टी इसमें जो डेवलप हो रही है वो याद रखिएगा। आप कैनरा बैंक के चार्ट्स को रीड करिए, सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट्स को जाके रीड करिए। इसका पूरा दिसंबर 2010 से लेकर, दिसंबर क्यों, आप इसको लीजिए फरवरी 2010 से लेकर आप जाके 20 मार्च 2019 तक के चार्ट्स को रीड करिए। इस डेकेड का बेस था लगभग 100 रुपये, 102 रुपये। उसको वॉलेट किया था इसने फरवरी 2020 में और उस लेवल को रीगेन कर लिया। यानी अपने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग फेज के अंदर ये स्टॉक चला गया है। 105.25 डे हाई पर अगर आप देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा आके ट्रेड करता हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा स्ट्रॉन्ग नंबर्स, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स डे हाई पर, और याद रखिएगा एक बहुत क्रिटिकल लेवल पार कर लिया है इसने 102 रुपये, 100 रुपये के जोन को। भारतीय एयरटेल, अब इसका जो पुल बैक था और इसका जो फ्लैग था वो इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देता हुआ कि पूछिए मत। 736.70 कविता जी, मैंने इसीलिए कमेंट लिया था कि भाई अब ये जा रहा है अपना ऑल टाइम हाई 736 रुपये 53 पैसे, ये सॉरी 50 पैसे लगा था, भाव था 24 सितंबर का रूलिंग में। अब आपकी राय क्या कहती है?
यस वीरेन जी, दैट इज 736.45 जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। वंस अगर इसके ऊपर ये सस्टेन हो पाता है तो ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी होगा जो कि पोजिशनली फिर इसे ऊपर लेकर जाता हुआ दिखेगा। सो इंट्राडे में जिन्होंने पोजीशन ली है, हम पहले भी कहे थे उसे ट्रेल करें स्टॉप लॉस को। अब वो अपने स्टॉप लॉस को फर्दर ट्रेल कर सकते हैं अप टू 729 के लेवल्स के लिए। एंड अपसाइड अगर 736 के ऊपर निकलता है तो आई बिलीव यहाँ से 10 से 12 रुपए और फर्दर इसमें ऐड होते हुए दिखेंगे। से 12 रुपए और अगर आप देखें ऐड हो जाए स्टॉक में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। याद रखिएगा एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम का एट हायर लेवल्स 24 सितंबर से का एक प्राइस को रेफरेंस मान के चलिएगा करता हुआ। टेलीकॉम के अगर आप देखें दो लीडर्स भारती और रिलायंस, एक बार रिलायंस लेके आइए। राहुल जी, रिलायंस ने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार कर लिया, कैसे अप्रोच कर रहे हैं और कोई ऑप्शन ट्रेड जो आपने लिया था उस पर अपनी राय दीजिएगा। क्या कैरी करना चाहिए इसको या फिर आज प्रॉफिट को समेट के जाना चाहिए? जी हाँ, देखिए रिलायंस में जो रिवर्सल है काफी यहाँ पर कंफर्टेबल और प्रॉमिसिंग दिखता है। देखिए जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है वो तो क्रॉस की ही है और साथ ही में एक तरह से आज के दिन में जो स्टॉक का सेटअप है मेरे हिसाब से 2620 का एक इमीडिएट बेसिस पर मुझे लक्ष्य दिखाई देता है। आई थिंक जिन्होंने शो की शुरुआत में बाय किया बिल्कुल बने रहे। यहाँ पर मुझे लगता है कि और भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैं ये स्टॉक के अंदर जैसे ही इसका जो 2560 का एक लेवल है वो क्रॉस होता है तो आई थिंक और शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग हमें देखने को मिलेगी। आई थिंक पोजीशन में बिल्कुल बने रहे। आई थिंक 2600 तक के लिए यहाँ पर जगह क्लियर दिखाई दे रही है। रणनीति रिलायंस पर आती हुई, लेकिन नतीजों का सिलसिला आपके सामने टिकर पर बखूबी आता हुआ। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट गुजरात फ्लोरोकेम में। आपको जो टॉप लाइन है वो बढ़ती हुई दिखी है 960 और मुनाफा समझिए कि 2.5 गुना से ज़्यादा हुआ। डायरेक्ट साहब स्क्रीन पर लाइए इस काउंटर को। 80 करोड़ के मुकाबले 210 करोड़ मुनाफा आपने इस केमिकल कंपनी को कमाते हुए दिखा है। इत्तेफाकन यहाँ पर रॉ मटेरियल प्रेशर जो है वो नहीं दिख रहा, लेकिन फिलहाल काउंटर तेज़ी में आपको दौड़ता हुआ दिखेगा। गुजरात फ्लोरोकेम आपके सामने 2140 मेरे ख्याल से 2147 गैप अप ओपनिंग यहाँ पर हुई और इन शानदार नतीजों के बाद ये स्टॉक अब आपको बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ बढ़ता हुआ दिखेगा। कुछ ही समय में आप यहाँ पर जो इंट्राडे हाई है उसको टूटते हुए देख ही रहे हैं और इससे पहले जो आपने रिकॉर्ड हाई लगती हुई देखी थी वो थी 2205। गौरांग शाह साहब, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स को अगर आप ट्रैक करते हो तो इस शानदार नतीजे के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो बुनियादी तौर पर कवरेज तो नहीं है, लेकिन मैंने कंपनी को देखा है काफी समय से और शैली मैं मानता हूं कि ये जो मुनाफा हमारे समक्ष है ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को ही लेकर के मेरे ख्याल से इतना बड़ा इजाफा हम शुद्ध मुनाफे में देख रहे हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स जो कंपनियां हैं जो क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं उनको भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। जिस तरीके से चाइना +1 पॉलिसी का लोगों ने बाकी अन्य देशों ने अपनाया है। खाली एक ही चीज ध्यान में रखने के लिए कि इस क्षेत्र में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो काफी ऊपर चली गई हैं अगर आप नतीजों को ध्यान में रख करके तुलना करें तो। लेकिन मेरे ख्याल से अगर कुछ टिप्पणी आती है मैनेजमेंट की तरफ से तो ज्यादा कुछ फायदा होगा। लेकिन एक चीज है कि लागत खर्च को काबू में रखा और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज ला करके ये अच्छे इजाफे हम देख रहे हैं। सुरेश जोशी साहब होते तो आपको ये बताते कि गुजरात फ्लोरोकेम हैलोजन स्पेस में जो गैसेस होती हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन में आपकी बहुत मजबूत पकड़ है और रेफ्रिजरेंट गैसेस जो आपको एयर कंडीशनिंग या फ्रिजेस में लगती हुई दिखती हैं वो गुजरात फ्लोरो मैन्युफैक्चर भी करता है और उसमें ट्रेड भी करता है। और साथ ही साथ जो पूरी फ्लोरीन की केमिस्ट्री है और स्पेशलिटी केमिकल्स में आपको गुजरात फ्लोरो काम करता हुआ। बहुत शानदार नतीजे और फ्रेश रिकॉर्ड हाई की तरफ ये काउंटर अग्रसर। वीरेन जी जी हम एक ट्रेड लेते हैं शैल जी और बात करते हैं उसके बारे में। और प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा टोरेंट पावर, नॉट एग्जैक्टली अ ट्रेड लेकिन हाँ स्ट्रेंथ है। टोरेंट पावर लेके आइएगा 544 स्ट्रॉन्ग कैंडल। और प्रकाश गवा सर आपकी राय चाहूंगा मैं, इसकी 544 का 2 कैंडल्स का हाई है 12 अक्टूबर और साथ ही साथ अगर आप देखें तो 11 अक्टूबर का, उनको काटता हुआ। अब आप देखिए जहां पे स्ट्रेंथ है वहां पे है रिलायंस, भारती एयरटेल, यूपीएल। ये इसका एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि स्ट्रेंथ को ही बाजार बाय कर रहा है। 545 टोरेंट पावर
एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट जो है वो स्क्रीन पे विजिबल है। इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी फॉर टोरेंट पावर। आपकी राय क्या होगी इस स्टॉक पे? मेरी राय तो है, अब मुझे नया स्टॉक ढूंढना पड़ेगा BTST के लिए। गुजरात टोरेंट पावर बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। स्टॉक न्यू हाई के आसपास है, स्ट्रक्चर बढ़िया है, टाइट स्टॉप है, कुछ खास भी नहीं है, और स्टॉप कितना है? करीब 535। ये 560 पार कर लेगा टोरेंट पावर। तेजी है इसमें, इस स्टॉक में पावर है। टोरेंट में पावर है और रिकॉर्ड हाई गाबा साहब ट्रैक कर रहे हैं टोरेंट पावर में। ध्यान दीजिए कुछ दिन पहले यहाँ पर आपने जो हाईएस्ट लेवल देखा था वो अब काउंटर भेदता हुआ जा रहा है 544.90 मध्य अगस्त में, बल्कि एक महीने पहले एग्जैक्टली आपके सामने यही लेवल था। शाह साहब को जोड़ते हैं। गौरांग जी, आपने अक्सर राय व्यक्त करी है टोरेंट ग्रुप पर, बताइए कुछ रणनीति टोरेंट पावर पर। तो ऊर्जा क्षेत्र मेरे ख्याल से पूरा काया परिवर्तन हुआ है शैल जी, और टाटा पावर की हमने पहले बात करी थी, और टोरेंट पावर, टोरेंट फार्मा, ये दोनों पर ही लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। और मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से कुछ ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां, कैश सरप्लस जिस तरीके से इनके बैलेंस शीट पर आ रहा है, वो और ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता, तो ये दोनों ही जब परिस्थितियां सकारात्मक बन जाती हैं तो कोई भी ऊर्जा कंपनी काफी अच्छे नतीजे लेकर के आती है, और ये नतीजे लगातार बने रहते हैं लंबी अवधि के लिए। और ये बात भी वास्तविकता है कि गुजरात राज्य ऊर्जा को लेकर के सरप्लस है, और जो भी एनर्जी गुजरात के बाहर जाती है उसके लिए उनको अच्छे खासे दाम भी मिलते हैं। तो अगर लंबी अवधि का निवेश है टोरेंट पावर में तो बने रहे, और उसके साथ साथ से जुड़ी कंपनी टोरेंट फार्मा पर भी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। चलिए, फिलहाल ये काउंटर आपको रिकॉर्ड हाइस पर कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। शाह साहब, आप हमारे साथ 2 दिन पहले जुड़े थे और अपनी आपने राय तब भारतीय एयरटेल पर व्यक्त करी थी एक फंडामेंटल पिक, और इस हफ्ते के लिए काउंटर दौड़ रहा है अपनी फ्रेश हाई की तरफ 740। आज का दूसरा टॉप गेनर फिलहाल निफ्टी में। क्या कीजिएगा, ये आपको क्यों पसंद आ रहा है? और अब रिकॉर्ड हाई मेरे सामने स्क्रीन में कुछ ही सेकंड्स में आती हुई दिखेगी। जल्दबाजी मत कीजिएगा मुनाफा समेटने के लिए, बस इतना कह सकता हूं। और हमने 820 830 के लक्ष्य भी बताए थे जब हम जुड़े थे आपके साथ, और जो परिवर्तन हो रहा है उसको देख करके मुझे लग रहा है कि एक तो ये है कि आरपूस यहाँ से आपको उत्तर भारत के तरफ जाते हुए नजर आएंगे, यानी कि ऊपर के तरफ जाते हुए नजर आएंगे, और ये सिलसिला जो है आरपूस का वो अब यहाँ पर थमने वाला नहीं है। ये निरंतर आपको ऊपर के तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए आएंगे। सब्सक्राइबर बेस को लेकर के कोई चिंता नहीं है। जो परिस्थितियां टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर के लिए या फिर कंपनियां के लिए खड़ी हुई थी AGR को लेकर के, या फिर बाकी अन्य जो दिक्कतें थी, वो धीरे धीरे करके दूर हो रही है और एक माहौल दुरुस्त हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी सेल्युलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है भारतीय एयरटेल। जल्दबाजी मत कीजिएगा, अगर समय है तो समय दीजिएगा। 820 830 तक के लक्ष्य आपको हासिल होते हुए नजर आएंगे। इस बीच आप इंडसइंड बैंक को लेके आइए, याद रखिएगा, और तमाम क्वालिफिकेशंस के बावजूद अगर आप देखें इंडसइंड बैंक संभलता हुआ नहीं नज़र आ रहा। और इंडसइंड बैंक की जो आज की कैंडल है ना, वो इंडिकेट कर रही है कि ये प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये अमूमन अगर ये बाजार के साथ गिर रहा होता है तो अपने आप को 100 डेमा पे आके एक बेस बना के अगर आप देखें रोक लेता है, थाम लेता है। एटलीस्ट ये हुआ है अप्रैल 2021 के बाद, लेकिन इस बार ये टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग पे ट्रेवल करता हुआ स्टॉक और 1040 पर। बहुत संक्षेप में टिप्पणी लेंगे इस पर और उसके बाद चलेंगे सुमित के पास। राहुल जी, कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है आपको यहाँ पर कि ये स्टॉक इस बार जाके अपने 200 डेमा को छुए और माइट भी उसको भी वॉलेट कर दे? जी हाँ, थोड़ा चिंताजनक जरूर है सेटअप। देखिए 1070 का इसका बड़े लाइक अप्रैल से लेकर अभी तक की ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, और 1070 का लेवल इसने काफी इजीली निकाल दिया। मेरे हिसाब से यहाँ पर 1000 का एक अगला पड़ाव है, आई थिंक, जहां पर स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। 980 1000 के बीच में ये मल्टीपल सपोर्ट्स है। आई थिंक वहां तक के लिए तो बायस जो है बेरिश रहेगा।
आई थिंक देखना होगा कैसे बिहेव करता है स्टॉक सपोर्ट के पास। आई थिंक वहां पर सपोर्ट अगर ले लेते तो एक मीनिंगफुल बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। जो शॉर्ट टर्म एवरेज है दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है, और ओवरऑल जो डेरिवेटिव में डेटा देख रहा हूँ यहाँ पर लगातार शॉर्ट बिल्टअप होते जा रहा है। लेकिन आज के सेशन में भी स्टॉक नीचे गया है, यहाँ पर एग्रेसिव शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिला है। आई थिंक यहाँ पर अगर आप लॉन्ग हो तो डेफिनेटली एग्जिट कर ले। मेरी सबसे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको इंट्राडे में 1050 के आसपास मिले तो 1070 का स्टॉप लॉस लगाकर इसे शॉर्ट करने की कोशिश करें। शॉर्ट करने का विकल्प भी खुला है और लॉन्ग है तो एटलीस्ट काट लीजिए, क्योंकि बिहेवियर इसका अब कतई भी किसी भी सूरत हाल में आप देखें अच्छा नजर नहीं आ रहा है। चलिए अब विषय को चेंज करते हैं। इंडसइंड बैंक प्रेशर डालता हुआ इस वक्त निफ्टी बैंक पर। टाटा स्टील, ग्रासिम, ये दो महत्वपूर्ण अगर आप देखें कंपनी अपने नतीजे पेश करेंगी। नंबर्स कैसे रहेंगे, कैसी आस रखें, कैसी एक्सपेक्टेशन रखें, हाँ ये बातचीत करते हैं सुमित से। सुमित, पहले बात करते हैं टाटा स्टील की, नंबर्स कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद ग्रासिम के नंबर्स बताइए। देखिए, अब तक जो मेटल स्पेस के नंबर आए हैं वो सब बेहतर ही देखने को मिले, चाहे JSL के हों, JSL हिसार के हों, सेल के हों। लेकिन अब टाटा स्टील के केस में एक अनुमान यह है कि शायद वॉल्यूम फ्रंट पे थोड़ा सबड्यूड नंबर रहेगा, लेकिन इनपुट कॉस्ट को ठीक से पास ऑन कर पाएंगे। इसलिए रियलाइजेशन, क्योंकि प्राइस हाइक किया था तो उसकी वजह से वो इतना इम्पैक्ट मार्जिन के ऊपर नहीं आता हुआ दिखाई पड़ेगा। रेवेन्यूज फ्रंट पे लो बेस का एक साफ इफेक्ट आएगा। 37,000 करोड़ का लो बेस था, उसके सामने 60,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इस तिमाही में आएगा। एबिटा फ्रंट पर करीब 19,441 करोड़, जो कि 6,000 करोड़ के सामने आएगा। यहाँ पर भी लो बेस का बड़ा बेनिफिट है। मार्जिन भी 16 से बढ़ के सीधे 32% इस तिमाही में दोगुने होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और रेवेन्यूज फ्रंट पर भी 1600 करोड़ के सामने 11,000 करोड़ के रेवेन्यू इस तिमाही के अंदर कंपनी पोस्ट कर सकती है। दो तीन चीजें हैं, इंडियन ऑपरेशंस में वॉल्यूम थोड़ा सा डिप रहेगा। टाटा स्टील BSL या बाकी सब्सिडरीज के वॉल्यूम को भी मिला लिया जाए तो करीब 4.64 मिलियन टन के आसपास रहेगा, जो कि पिछली बारी 5.05 मिलियन टन के आसपास था। तो 8% के आसपास के डिक्लाइन की बात वॉल्यूम्स के अंदर देखी जा रही है। यूरोपियन कारोबार थोड़ा ज्यादा रहेगा, वहां पर भी थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन प्राइस हाइक चाहे इंडिया हो या अब्रॉड हो, जिसकी वजह से इनकी इनपुट कॉस्ट जो है वो सेट ऑफ होते हुए दिखाई पड़ेगी, जो कि मार्जिन में कुछ हद तक रिफ्लेक्ट करेगी। हाँ, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि JSPL में ऑब्जर्व की थी कि इन्होंने अपनी JSPL अपने इनपुट कॉस्ट, अपना इंटरेस्ट कॉस्ट घटाया था। तो शायद टाटा स्टील की तरफ से भी कुछ ऐसे बयान आते हुए दिखाई पड़े। उस पार्ट को बाजार कीनली वॉच करेगा। और गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि 16 नवंबर टाटा स्टील BSL के मर्जर को लेकर भी तारीख आ चुकी है, तो उस पर किस तरह के डेवलपमेंट्स हैं वो बाजार कीनली वॉच करेगा। तो एक दो तीन चीजें इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा ग्रासिम में केस में एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ग्रासिम में आय फ्रंट पर 4500 करोड़ रुपए की आय रहेगी 2900 करोड़ के सामने। एबिटा 860 करोड़ 335 करोड़ के सामने। मार्जिन भी 11 से बढ़ के 19% इस तिमाही में रहेंगे। और मुनाफा 3 गुना करीब 328 करोड़ से बढ़कर 966 करोड़ रुपए इस तिमाही में रह सकता है। लो बेस का एक बढ़िया बेनिफिट यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सीक्वेंशियल बेसिस पे भी कंपनी का मुनाफा तो दोगुना होगा, लेकिन मार्जिन के अंदर कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। इनपुट कॉस्ट बढ़ी थी, प्राइस हाइक ये कर नहीं पाए थे, जिसकी वजह से प्रेशर कंपनी के रियलाइजेशन पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 6% VSF कारोबार के रियलाइजेशन में इस तिमाही के अंदर एक गिरावट का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। केमिकल कारोबार, क्योंकि अब तक केमिकल के सारे नंबर कमजोर थे, तो मार्केट ने कुछ हद तक ये भी डिस्काउंट कर लिया कि शायद यहां पर भी केमिकल के कारोबार में थोड़ा बहुत दबाव रहेगा। लेकिन फिर भी जो ब्रोकर्स हैं वो 20% के आसपास ही ग्रोथ की बातचीत कर रहे हैं केमिकल कारोबार को लेकर। और VSF कारोबार में जहां रियलाइजेशन में तो प्रेशर रहेगा, लेकिन वॉल्यूम करीब 11 से लेकर 12% तक YOY बेसिस पे बढ़ सकते हैं। तो एक मिक्स बैक काइंड ऑफ आपको नंबर दिखेगा ग्रासिम में, और टाटा स्टील में लो बेस का एक बढ़िया बेनिफिट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लिए तो ये दो नतीजों पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। दोनों फ्रंटलाइन कंपनीज हैं और ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस आपने स्टॉक प्राइसेस में देखा है टाटा स्टील में सन 2021 में और ख़ासकर ग्रासिम में। हमारे देश की सबसे बड़ी सोडा वॉश मैन्युफैक्चरर ग्रासिम है और टाटा स्टील के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं, देश की सबसे बड़ी प्राइवेट स्टील मेकर। यहाँ पर चंदन तपड़िया साहब का स्वागत करते हैं। चंदन जी, 2:45 एक शानदार ट्रेड बचे हुए 45 मिनट के लिए शेयर कीजिए। नमस्कार सेल जी, देखिए बाजार में काफी मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है और अच्छी बात यह है कि निफ्टी में नीचे के लेवल से स्ट्रेंथ आ रही है। तो दो स्टॉक पे मेरा सीधा साधा फोकस है यहाँ पे। एक है डेल्टा कोप और दूसरा है डीमार्ट। तो सबसे पहले मैं डीमार्ट पे डिस्कस करूंगा। देखिए यहाँ पे पिछले लगभग 15-17 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। ये स्टॉक बार बार लगभग 450 पे अटक जाता था और आज एक डिसाइसिव जो बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है वो इंडिकेट कर रहा है कि अब वापस एक जो मोमेंटम के हाई बने थे वहां तक काउंटर जाना चाहिए। तो 4,750 के स्टॉप लॉस से डीमार्ट खरीदारी की सलाह देंगे। ऊपर में आपको लगभग 5150 तक के टारगेट बनेंगे। तो डीमार्ट तो पहला ट्रेड है और दूसरे ट्रेड में हमारा फोकस डेल्टा कोप पे रहेगा, जो अभी लगभग 302 के आसपास चल रहा है।
294 के स्टॉप लॉस से 322 325 तक के टारगेट डेल्टा में बने से, तो डी से डीमार्ट और डी से डेल्टा 2 यहाँ पे ट्रेड है। चलिए, डी से डेल्टा और डी से डीमार्ट दोनों काउंटर्स आपको कैश स्पेस में बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, बावजूद इसके कि वापस हल्का सा लाल निशान निफ्टी पर गहराता हुआ। अब आपके सामने 18,000 का लेवल, वापस स्क्रीन पर 42 अंक का लाल निशान और मुनाफा वसूली खासकर उन स्टॉक्स में जहां पर आपने नतीजे आते हुए दिखे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा अब 101 रुपये 70 पैसे। समय है एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का और लगभग 30 सेकंड के बाद हम लोग फिर हाजिर होते हैं। कमाई के अड्डे में आप सभी का फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद। और हायर लेवल से अगर आप देखें थोड़ा सा अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग प्रेशर मार्केट पे फिर हावी होता हुआ। निफ्टी अगर आप देखें 18,001 के स्तर पे, यानी कुल मिला के अगर आप देखें नतीजा सिफर का सिफर, और एक पुल बैक था 17,900 से ऊपर गए करीब 18,050। फिर अगर आप देखें रिट्रेस हुए करीब 48 अंक नीचे 18,002 पे। बैंक निफ्टी अगर आप देखें 38,984 पे आकर ट्रेड करता हुआ। कुछ स्टॉक्स जो कि इस वक्त थोड़ा पेन में है, कैनफिन होम्स एट डे लो माफ कीजिएगा, और कुछ स्टॉक्स जो कि कॉन्फिडेंस नहीं रीगेन कर पा रहे हैं बाजार का, उसमें एक स्टॉक शामिल है दिग्गजों में और वो है HUL 2409। ये क्लियरली डिफाइंड है चार्ट्स देखकर राहुल जी के। इसका पुल बैक 200 डेमा पे जाके फिजल आउट हो गया। लुक एट 2409 पे इसका प्राइस बिहेवियर। पिछले 3 दिन का कैंडल का हाई जो था वो ऑलमोस्ट 2 दिन की कैंडल का हाई वो 200 डेमा ही था। आप अपने क्लाइंट्स को क्या राय दे रहे हैं HUL पे, या फिर एक कोई ट्रेडिंग व्यू है आपका HUL पे इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर हम चार्ट देखें तो स्टॉक ने इनफैक्ट यहाँ पर एक इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया है। इनफैक्ट इसका ब्रेकडाउन हमें तकरीबन 2370 के आसपास दिखाई दे रहा है, तकरीबन 70 रुपए नीचे। तो यहाँ पर कॉशियस जरूर है स्टॉक में। अभी तक जो बड़ा पिक्चर है, यानी कि जो इसका जो बड़ा सेटअप है हायर हाई हायर लो का, वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। यानी कि तकरीबन अगस्त में जो लोज बने थे तकरीबन 2300 के आसपास, वो अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन मध्य गति में, यानी कि शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पर 2370 का लेवल अगर टूटता है तो एक फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है। ओवरऑल क्लाइंट्स को एडवाइस यही कर रहे हैं कि यहाँ पर एज एन इन्वेस्टर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट एज ए ट्रेडर आई थिंक 2370 के नीचे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर खुलते हुए दिखेगी। डायरेक्टर साहब, आपके सामने जितने भी फ्रंटलाइन FMCG मेजर्स हैं उनकी लंबी अवधि का चार्ट प्रस्तुत करेंगे। आप देख ही रहे हैं पिछले एक आध महीने में 40-45 दिन में बहुत ज़बरदस्त मार्जिन प्रेशर यहाँ पर काम करता हुआ दिख रहा है। गौरांग शाह साहब, यहाँ पर आपकी टिप्पणी अति आवश्यक है। ये सारे काउंटर्स जो फिलहाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने 200 DMA के नीचे हैं। अक्सर हम लोग देख चुके हैं पिछले 20-1 वर्ष में कि ये बहुत बढ़िया मौका देते हैं यहाँ पर लंबी अवधि की खरीदारी के लिए, और 2-3 महीने में बढ़िया प्राइसिंग आपको स्टॉक में दिखती है। क्या वाकई आपको लगता है कि मार्जिन प्रेशर और रॉ मटेरियल कॉस्ट्स कुछ क्वार्टर्स में आपको हटती हुई दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त ब्रांडिंग है और ये सारी कंपनी सक्षम हैं अपनी प्राइस प्रेशर को पास ऑन करने के लिए कंज्यूमर पर? तो अगर ऐसा है, FMCG क्षेत्र में आपकी टॉप पिक क्या रहेगी? तो शैल जी, ये वास्तविकता है कि पूरे दिन में हम, आप और जो भी उपभोक्ताएं हैं वो पूरे दिन में कम से कम 5 या 10 चीजें ऐसी इस्तेमाल करते होंगे जो ये सब कंपनियां बनाती हैं। और शुरुआत अगर सुप्रभात से करें तो फिर जाहिर है कि आप एक टूथब्रश लेते हैं और एक पेस्ट लेते हैं और अपने मुंह को और दांतों को सफा करते हैं। तो वहां से शुरू करते हैं, चाय पीने बैठते हैं, बिस्किट ब्रेड बटर खाने में, रोटियां खाते हैं, ITC जैसी कंपनी आशीर्वाद आटा बनाती हैं। फिर दोपहर की चाय कॉफी होती है जो कि टाटा ग्रुप मशहूर है, और फिर शाम का थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह और रात का खाना। ये दिन भर में आप शुरुआत, नहाने जाते हैं तो आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी तकलीफ इन सब कंपनियों को होगी। आखिरकार अगर लागत खर्च नीचे नहीं आता है तो इन सब कंपनियां में माहिरता है कि ये अपने दाम बढ़ा करके आपकी और हमारी जेब के ऊपर बोझ डाल देते हैं, और हमारा घर का बजट जो है वो खिड़की के बाहर चला जाता है और उसको संभालने के लिए समय लगता है। तो हमारी खरीदारी की सूची में लिस्ट लंबी है,
HUL, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इमामी, डाबर, मैरिको, नेस्ले, ब्रिटानिया। ITC का मैं आखिरकार नाम लूंगा क्योंकि तकलीफें कुछ ज़्यादा हैं, हालांकि खरीदारी की सूची में है। कोलगेट वगैरह जो भी कंपनियां हैं FMCG क्षेत्र से जुड़ी हुई, वहाँ पर खरीदारी की सूची है हमारी, ये लंबी सूची है। और हम एक कंजम्पशन ड्रिवन नेशन है, ये भी चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए। और जिस प्रकार से हमारी आबादी है और जिस प्रकार से अब लोग खर्च कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर कच्चे माल को लेकर के लागत खर्च में काबू नहीं पाया तो जाहिर है ये आखिरकार अपने दाम बढ़ा देंगे और हमें और आपको ज्यादा दाम देने पड़ेंगे। ये तो यहाँ पर आप अक्सर बहुत सारे स्टॉक्स को अपने 200 DMA के नीचे मूव करते हुए देख रहे हैं। किन्हीं कारणवश आपके पोर्टफोलियोज में ये स्टॉक नहीं रहे तो आपके पास एक बढ़िया मौका है कि एक बहुत ही छोटा सा SIP आप हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक्स में करें और यहाँ पर अगर आप लंबी अवधि के लिए रखेंगे तो एक अच्छे रिटर्न आपको बनते हुए दिख सकते हैं। अक्सर यहाँ पर हम लोगों ने ये पिछले 20-1 साल में होता हुआ दिखा है। 200 DMA के नीचे जो फ्रंट लाइन ब्लू चिप काउंटर आपको मिल रहा है, जहाँ पर टॉप लाइन और बॉटम लाइन की कोई खास परेशानी नहीं, तो वो बढ़िया एक खरीदारी की सलाह में तब्दील होता हुआ दिखता है। वीरेंद्र जी। शैलजी, आज बहुत दिनों बाद अगर आप देखें बोतल लड़खड़ा रही है और वो है मैकडॉवेल्स। लेके आइए 972 और आप समझ लीजिएगा कि ये एग्जैक्टली आप देखें 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आके ट्रेड करता हुआ। ये राजेश सतपुते जी, एक बार के लिए यहाँ पर जो स्टॉप लॉसेज हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा अभी कि इसको काट लें अगर आप लॉन्ग हैं तो, क्योंकि अभी भी ये 10 डे से काफ़ी अच्छा खासा एक डिफरेंशियल मेंटेन करके ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक रीजनेबल स्टॉप लॉस किस ट्रेजेक्टरी में आता है? बाय साइड का, क्योंकि यहाँ पे देखिए हुआ यह है कि यहाँ पे एक रिवर्सल तो है। टेक्निकली इट्स डाइवर्जेंस अगर आप डेली चार्ट पे जाते हो तो, और डाइवर्जेंस का जो प्रोजेक्शन होता है अगर आप यहाँ पे रखते हो तो प्रोबेबली ये 940 इसका पहला पड़ा होगा, 940 के बाद 920 भी हो सकता है। तो मेरा कहना है कि चार्ट देख के तो लगता है कि यहाँ प्रोबेबली यहाँ पे ये और फिसलेगा, तो प्रोबेबली पोजिशनल क्लोज करे तो बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे सेल सिग्नल मिल रहा है on a hourly chart as well as on the daily chart. So from my point of view, it's a close trade अगर लॉन्ग है तो। चलिए, ये रणनीति आपके सामने यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आती हुई दिख रही है। ध्यान दीजिए 1015 का उच्चतम लेवल हम लोगों ने इस काउंटर में देखा और अब मामूली सी मुनाफा वसूली आप देख रहे हैं। ये जो रैली दिखी थी ये 850 से बिना सांस लिए आपको 1015 तक जाती हुई दिखी और जाहिर तौर पर ये काउंटर थोड़ा सा विश्राम लेता हुआ दिख रहा है। 3:05 हैं। यतिन जी माइक अप हो चुके हैं, स्टूडियो में आ चुके हैं और वो आपको डीलिंग रूम चेक से अवगत कराएंगे, बताएंगे कौन कौन से काउंटर्स हैं जहां पर आज लोगों का ध्यान और रुझान है नायका के अलावा। तो आज का तो पूरा शो नायका ने चुरा लिया शैल जी। जहाँ तक कि डीलिंग रूम्स के रिकमेंडेशंस का सवाल है, 2 स्टॉक्स जहां डीलर्स अपना पैसा फोकस कर रहे हैं उनमें सबसे पहले है भारती एयरटेल। और अगर आप टेलीकॉम प्लेयर्स देखें, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, भारती हो, वोडाफोन आइडिया हो, पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी अच्छा बाइंग एक्यूमुलेशन दिख रहा है। और टेलीकॉम में जो फेवरेट स्टॉक है डीलिंग रूम्स का वो है भारती एयरटेल, जहां वो एक BTST का ट्रेड भी सुझा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को 15 से 20 रुपए की अपसाइड के लिए 1-2 दिनों में। और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो आज ओपन इंटरेस्ट में लगभग 8.5 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं तेजी की तरफ। तो भारती एयरटेल पे डीलिंग रूम्स की तरफ से जो है खरीदारी की सलाह आ रही है। इसके अलावा अपोलो टायर्स पे भी ध्यान देना चाहिए, जिस हिसाब से ऑटो कंपनीज कह रही हैं कि सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज खत्म हो चुकी है, कहीं ना कहीं वो पिक आउट हो गया है। आपको दिखेगा ऑटो एंसिलरीज में भी तेजी का तड़का, जहां अपोलो टायर्स में डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजिशनली यहां 245 से लेकर 250 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 6% का इजाफा तेजी की तरफ, जहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि ये काफ़ी अच्छा पोजिशनल स्टॉक देखने को मिल सकता है ऑटो एंसिलरी स्पेस में। तो यतिन जी, हम लोग सुबह से ही मान लीजिए भारती एयरटेल पर चर्चा करते हुए दिख रहे हैं। ट्रेड्स और स्टॉक कॉल्स काफ़ी डिस्कस हुए। आपकी इजाज़त हो तो ज़रा अपोलो टायर्स पर राजेश सतपुते साहब की नज़र डलवाते हैं। यहाँ पर काउंटर जो है आपको बढ़िया तरीके से काम करता हुआ दिख रहा है। 232.90 का प्राइस और समझिए कि %0.5 की वृद्धि। कुछ पोजिशनिंग आपको लॉन्ग साइड पर बनती हुई दिखती हो सतपुते साहब तो शेयर कीजिए।
सर जी, काउंटर में जबरदस्त मोमेंटम है। जब इसने अपना 200 EMA टेस्ट किया उस लेवल से, यानी करीबन 215 से वन वे रैली है। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। आर्ली चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। जो करंट प्राइस है 233, तो यहाँ पे 230 के ऊपर बाय साइड पे बने रहे या फ्रेश बाय करे। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 226 का, और मुझे लगता है कि इसका जो नेक्स्ट पड़ाव रहेगा वो रहेगा 245 का। सो मुझे लगता है कि इट्स अ क्लियर कट बाय। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लेके ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके। और एक दो स्टॉक्स का और जिक्र करता हूँ जो कि इस वक्त इस थोड़ा सा अगर आप देखें डामाडोल होते हुए बाजार में भी अच्छा कर रहे हैं। उसमें जेवी केमिकल्स एंड फार्मा डे हाई पर 1741 पे। और एक और चीज़ देखिएगा, आज कोलगेट लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा खासा पुल बैक लेके 1558 पे ट्रेड करता हुआ। बस अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स मेंशन कर रहा हूँ जो कि इस वक्त अच्छा कर रहे हैं। बीओबी अगर आप देखें अच्छे नंबर्स के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग मोड में आ गया। यही होता है, अगर आप देखें जो स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी चल चुके होते हैं वो हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग मोड में आ रहे हैं। कैनरा बैंक अगर आप देखें आज कई दिनों बाद 1 2 3 4 5 6 7 सेशन के बाद पहली बार अगर आप देखें इस पर हल्का सा अनवाइंडिंग प्रेशर, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रेशर, नॉट एग्जैक्टली शॉर्टिंग है। यहाँ पर कैनरा बैंक में एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा कविता जी, अगर बहुत शॉर्ट टर्म का ट्रेड है आपका और आप अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को सिक्योर करना चाहती हैं उस स्टॉप लॉस के अंतर्गत? तो वेल इसमें काफी पोजीशंस बने हैं और स्टॉप लॉसेस अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इमीडिएट स्टॉप लॉस मुझे लगता है दैट शुड बी 229 इटसेल्फ। और पोजिशनली अगर किसी ने स्टॉक को लिया है तो आई बिलीव इसका 10 डेज का जो एवरेज आता है वो आता है 221 के आसपास। तो इमीडिएट स्टॉप लॉस मेंटेन करें 229 का ऑन कैनरा बैंक। कैनरा बैंक पर अगर आप देखें तो ये स्टॉप लॉस होगा। और एक और चीज़ समझ लीजिएगा कि नतीजों के बाद, खराब नतीजों के बाद, और बाजार को नतीजे पसंद नहीं आए उसमें बीएचएल भी शामिल था। बीएचएल ने भी आज अपनी अगर आप देखें एक बहुत महत्वपूर्ण रेंज 67 जो कि इसका पूरा का पूरा 12 अक्टूबर के बाद का अगर आप देखें बेस था उसको वॉलिड कर दिया है। कैनफिन होम्स को लेकर आइए डे लो पर, एसबीआई डे लो पर, बैंक ऑफ बड़ौदा डे लो पर, और साथ ही साथ फेडरल बैंक एक और बैंकिंग स्टॉक जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव मोमेंटम में था वो भी अगर आप देखें आज रिट्रेस हुआ। लेकिन याद रखिएगा जब मैं जिक्र कर रहा हूँ रिट्रेसमेंट इट्स जस्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग, ना कि शॉर्टिंग। और फेडरल बैंक ने अभी भी अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा है। राहुल जी, आपका नजरिया फेडरल बैंक पे क्या करना चाहिए लॉन्ग्स के साथ जो होल्ड कर रहे हैं? जी देखिए, फेडरल बैंक का जो सेटअप है अभी भी यहाँ पर मेरे हिसाब से तो वीक नहीं हुआ है। इनफैक्ट स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिया है। ओवरऑल बैंक निफ्टी में हमने अगर देखा तो ऊपर से तकरीबन 42,000 वाला बैंक निफ्टी 39,000 आ गया। बट फेडरल बैंक में यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है पूरी बैंकिंग पैक में काफी जबरदस्त दिखाई दे रही है। आई थिंक एज एन इन्वेस्टर आपको इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई डिप भी आता है तो तकरीबन 95 के आसपास ऐड करे। यहाँ पर मुझे लगता है कि इसका 90 रुपीज का जो बेस है जहां से स्टॉक ने ब्रेकआउट किया था बहुत ही अच्छा लेवल है। 90 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे इसके अंदर। मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 महीने में आपको ऊपर में 125 रुपए तक के लेवल फेडरल बैंक में देखने को मिल सकते हैं जो कि इसका नवंबर 2017 का हाई है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी बढ़िया है। आई थिंक एज एन इन्वेस्टर आपको बने रहना चाहिए। एज ए ट्रेडर आई थिंक आपको मोमेंटम मिलेगा। जैसे स्टॉक 103.50 का लेवल निकलता तो आपको एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा जहां पर स्टॉक 110 का एक इमीडिएट टारगेट के लिए कोशिश करेगा। तो फिलहाल फेडरल बैंक में बने रहेंगे। फेडरल बैंक पर फिलहाल यहाँ पर अपनी राय दे रहे हैं कि आप बने रहें इस ट्रेड में। राहुल शर्मा साहब, ज़रा कुछ हट के चर्चा करते हैं इससे पहले कि हम लोग मोमेंटम ट्रेड्स समेटना शुरू करें। आपके सामने मैं ज़रा नायका का चार्ट प्रस्तुत करना चाहता हूँ। डायरेक्टर साहब इंट्राडे चार्ट की भी कोशिश कीजिएगा। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन अब 1,04,000 करोड़ के पार, और जो आपने आज शानदार लिस्टिंग देखी है लगभग 100% रिटर्न आता हुआ दिखा है। 1125 का प्राइस और 1,085 रुपये ऊपर 2,212 के आसपास। अगर आप 2,250 का प्राइस देखेंगे तो ये 100% जंप होगा। शाह साहब, बहुत कम दिन ऐसे होते हैं जब हम लोग इस तरीके की खुशी देखते हैं आईपीओ बाजार में। क्या कहते हैं आप नायका के बारे में? तारीफ करना मुश्किल है। जिस तरीके से इजाफे हम देख रहे हैं मात्र एक दिन में 1,04,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, और जब से ये सुबह 10 बजे के आसपास लिस्टिंग हुई है तब से निरंतर आप ऊपर के तरफ के दाम देख रहे हैं। थोड़ी बहुत बिकवाली आती है लेकिन फिर से ऊपर के तरफ के दायरे। तकलीफ शैल जी ये है कि ये नवयुग के जो प्राणी हैं इनके
गणित और मूल्यांकन को लेकर के परिस्थिति थोड़ी असमंजस हो जाती है, क्योंकि काफी लोगों के अलग अलग मापदंड हैं। इस स्तर पर आप हमें पूछे कि क्या किसी को नया निवेश करना चाहिए, तो वो कहना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन आने वाले समय में भी मेरे ख्याल से इस तरीके की जो आईपीओ आएंगे नवयुग के प्राणियों के, एक चीज मात्र ये कहना चाहूंगा निवेशकों को और दर्शकों को कि आप मूल्यांकन को देख करके थोड़ा सोच विचार करके निवेश कीजिएगा, क्योंकि कहीं पर आपको बहुत बेहतरीन दाम पे ये सब आईपीओ आते दिखेंगे और कहीं पर मूल्यांकन को लेकर के काफी ऊपर के तरफ के दाम भी दिख सकते हैं। तो थोड़ा सोच विचार करके यहाँ पर निवेश करना चाहिए। तो फिलहाल जो आपके सामने प्राइस एक्शन दिख रहा है, यहाँ पर कदम उठाने की आवश्यकता नहीं कि आप नायका में फिलहाल हिस्सेदारी खरीदें, लेकिन आज का जो सबसे बड़ा इवेंट था बाजार में और इसको आईपीओ के बाजार में और लंबी अवधि के नज़रिए के हिसाब से आप एक स्वर्णिम दिन समझिए। वैसे भी आज छठ का दिन है, तो नए सूरज को बहुत लोग सलाम कर रहे हैं और एक उगता सूरज आपके सामने नायका के रूप में प्राइमरी मार्केट से फिलहाल आता हुआ दिख रहा है इस ज़बरदस्त तेज़ी के साथ सेकेंडरी मार्केट्स में। शाह साहब, आपको वो दिन याद होंगे जब पॉन्ड्स और लैक में ट्रेड किया करते थे, तो 23 साल के अंतराल के बाद अब आपके सामने वापस एक ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी स्टैंडअलोन रूप में लिस्ट होती हुई भारतीय बाजारों में। ये है परिवर्तन, और परिवर्तन कभी थमता नहीं है, ना ही समय थमता है शैल जी। और मेरे ख्याल से लैक्मे और ट्रेंट जैसी कंपनियां जो समय पर थी और आज का जो युग है, बहुत ही अंतर है इसमें। और मैं ये मान के चलता हूं कि आने वाले समय में भी आपको और भी परिवर्तन बेहतर के होते हुए नजर आएंगे, बेहतर के लिए। और जाहिर है कि जिस तरीके के प्रोडक्ट्स ये कंपनी बेचती है, मैं नायका की बात करता हूं, और जिस प्रकार के इनके पास ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं, और जो सोच विचार है इस कंपनी के पीछे, वो साफ हिसाब से दर्शाता है कि एक युवा पीढ़ी आपके देश में और उसके साथ साथ मध्यम वर्ग की जो पीढ़ी है, वहां पर भी आप देखने जाए तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन को लेकर के काफी अट्रैक्शन रहेगा यहाँ पर। वैसे शाह साहब, ये प्रश्न आप ही बहुत ही ठीक से जवाब दे सकते हैं। ये बताइए, ये जो आपकी इतनी शानदार मूछें हैं, क्या इस पर आप वैक्सिंग करते हैं? वैक्सीन तो नहीं करता, थोड़ी बहुत ट्रिमिंग करनी पड़ती है, क्योंकि फिर संभालना भारी पड़ जाता है। और कोल इंडिया के खानों में गया था तो थोड़ी बहुत रंग भी लग गया है मुझको। जी जी जी, वैक्सिंग से मेरा मतलब था इसको शेप देने के लिए। जी बिल्कुल, कैंची का इस्तेमाल करते हैं बखूबी। जी जी, और बढ़िया सामग्री भी हमने रखी है इनको संभालने के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, गौरांग शाह साहब भी कुछ कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये मैं आपको बता दूं, अगले 10 साल में आप ज़रूर एक मेंस ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी को लिस्ट होते हुए देखेंगे। यही चलन आप देखिए बाजार में है। 23 साल के अंतराल के बाद आप देखिए वापस एक स्टैंड अलोन ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी लिस्ट होती हुई दिख रही है। चंदन तपड़िया साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं, किन्हीं कारणवश उन्होंने गौरांग शाह साहब जैसी शानदार मूछें नहीं रखी, लेकिन फिर भी उनकी राय लेते हैं नायका पर। सेल जी, देखिए नायका पे आज हमारा पॉजिटिव रिकमेंडेशन है और काफी बड़े ट्रेडिंग वॉल्यूम आज हमारे यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल में देखने को मिल रहा है। सुबह से इस काउंटर को हम रिकमेंड कर रहे हैं, तो काफी कन्विक्शन इस काउंटर में है। और आपने जो बातें की उनमें ऐड करना चाहूंगा, मुझे पिछले 10-12 दिन से यही ताने सुनने को मिल रहे हैं कि कंपनी को लिस्टिंग होने दो, उसके बाद इस शेयर के प्राइस तो हमारे परचेजिंग पावर से बढ़ेंगे। तो मेरी यही सलाह है कि आप नायका के प्रोडक्ट जरूर ले, पर साथ में इसके शेयर ले, तो एटलीस्ट जो खर्चा हमारे पॉकेट से जा रहा है उसमें थोड़ा बहुत कंपनसेशन इसके प्राइस अप्रिसिएशन से बनेगा। तो एज ऑफ नाउ इतना बढ़ने के बावजूद भी जिस हिसाब से इसके प्रोडक्ट्स और इसकी मोनोपोली है, स्टॉक का मोमेंटम अभी भी बरकरार रहना चाहिए। तो फिलहाल एक शानदार दिन आपको आता हुआ दिखेगा आईपीओ बाजार से सेकेंडरी मार्केट्स में। देखते हैं किस लेवल पर आपको नायका बंद होता हुआ दिखेगा। ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर एंकर बुक थी नायका की, वो थी लगभग समझिए 2400 करोड़ रुपए, और वो 60 गुना
ओवर सब्सक्राइब हुई थी, तो उसका भी एक स्पिल ओवर इफेक्ट आपको नायका के स्टॉक पर आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल 2205। वीरेन जी। जय, इस बीच शैल जी चलिए अब शुरुआत करते हैं यहाँ से मोमेंटम ट्रेड्स की। और एक मोमेंटम ट्रेड्स लेने से पहले मैं एक स्टॉक का जिक्र करना चाहूँगा और वो है HDFC 2945। अच्छा मूव दिया इसने अगर आप देखें अंतिम के कुछ क्षणों में। और आप जरा एक बार टिक बाय टिक चार्ट्स लेके आइए, स्पेशली अगर आप देखें जब ये नायका पे डेडिकेटेड डिस्कशन हो रहा था उस दौरान ये स्टॉक लगभग 2946 पर आ गया। गजब का स्विंग दिया इसने। राहुल जी, HDFC पे कमेंट करते हुए, और क्या एक ये BTST ट्रेड हो सकता है? आई मीन अच्छा उनसे संपर्क टूट गया। कविता जी, HDFC पे कमेंट करते हुए अपना कन्विक्शन ट्रेड दीजिए, अपना मोमेंटम ट्रेड दीजिए। यस वीरेन जी, सो HDFC इज लाइक एक बहुत अच्छा मूव दिखा रहा है और अपने पिवट्स लेवल के ऊपर क्लोज होता हुआ दिख रहा है। वेयरएज इसने अपने 10 डेज मूविंग एवरेज पर भी एक अच्छा सपोर्ट लिया है। आई बिलीव एज इन BTST भी HDFC को लिया जा सकता है। वेयरएज जो इसके टारगेट्स होंगे वो 2990 3000 तक के लेवल्स के लिए आप HDFC को ट्रैक कीजिए, जहां 2915 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। सो दैट इज ऑन HDFC। और एक अनदर काउंटर जो एज BTST हम ट्रैक कर रहे हैं, मुझे लग रहा है अशोक लेलैंड में एक अच्छा मूव दोबारा बनना चाहिए, बट द थिंग इज इट इज कंडीशनल। आई बिलीव 149 के ऊपर निकले तो इसमें एक अच्छे मूव्स दिखेंगे, 149 150 के ऊपर। तो आज की ट्रेडिंग सेशन में अगर आप इसे लेकर जा रहे हैं तो यू शुड टेक दिस टारगेट एज 152 एंड 154, whereas जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए दैट शुड बी 146। सो अशोक लेलैंड एज मोमेंटम कॉल। अशोक लेलैंड आपका मोमेंटम ट्रेड है। आपने कमेंट्स जो है वो HDFC पे भी रखे और आपको स्ट्रॉन्ग लगता हुआ, और कूल ये आपकी स्क्रीन पे अशोक लेलैंड है। प्रकाश सर, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? अच्छा एक चीज़ देखिएगा आप, ये जो HDFC का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है वो पूरा का पूरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स से पड़ता हुआ। जरा प्लीज़ एक बार आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स स्क्रीन पर रखेंगे। यस, रिकवर होकर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ 19,045 पर। तो HDFC इस वक्त एक अच्छी भूमिका में नजर आ रहा है, ये रिकवर होकर अगर आप देखें डे हाई की तरफ। प्रकाश सर, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? भारती एयरटेल, मुझे ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लगता है। इसको ना मेंशन करें तो मुझे कंफर्टेबल जोन नहीं रहेगा। इतना अच्छा चार्ट है। 724 का स्टॉप लगा देना चाहिए। फर्स्ट पहला टारगेट 750 है, उसके बाद हायर जोन देखेंगे आते दिनों में। जो चार्ट स्ट्रक्चर में देख रहा हूं हायर टाइम फ्रेम पर एक रनिंग करेक्शन, इसका मतलब है कि तो और भी ऊपर जाएगा ये। तो भारतीय एयरटेल पर ध्यान देना चाहिए 1 2 3 दिन के लिए। यहाँ पर आपको गौरांग शाह साहब ने बिल्कुल बहुत सटीक राय दी है कि जल्दबाजी ना करें अपना मुनाफा समेटने की। तो मोमेंटम ट्रेड भारतीय एयरटेल, डीलिंग रूम चेक में यतिन जी ने आपको बताया, और अब गाबा साहब तेजी की मोहर लगाते हुए देख रहे हैं। चंदन तपड़िया साहब को जोड़ेंगे। चंदन जी बताइए क्या पसंद आ रहा है आपको इस फ्लैट बाजार में? निफ्टी 16 अंक नीचे, बैंक निफ्टी में अब आप 322 अंक का लाल निशान देख रहे हैं 39,046 पर। बिल्कुल, देखिए बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम में है और इसीलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी से परे हटकर सिलेक्टिव स्टॉक्स पे फोकस करेंगे। देखिए शो के स्टार्ट में हम 2 काउंटर की बात करें, उसमें से एक को अब मैं BTST की तरफ लेके जाना चाहूंगा। डी से डीमार्ट, डी से डेल्टा। और डीमार्ट को मेरा मानना है BTST करना चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पे 15-16 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। पिछले 15 मिनटों में काफी अच्छा मोमेंटम और ब्रेकआउट बना है, जो इवन कल के दिन भी कंटिन्यू रहेगा। आज के दिन लगभग 8.5-9 लाख के वॉल्यूम हो चुके हैं, तो प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट का कैंडिडेट यहाँ पे है। अब जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है या फिर नए ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस है वो 4850 रहेगा, ऊपर में 5200 के टारगेट के लिए। तो डीमार्ट पे यहाँ पे अब फोकस रहेगा BTST प्लस पोजिशनल ट्रेड के लिए। चलिए राजेश सतपुते साहब को जोड़ते हैं। फिलहाल हम लोग लॉन्ग कॉल्स अशोक लेलैंड, भारती एयरटेल पर और डीमार्ट पर ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। आपकी पसंद यहाँ पर सतपुते साहब? सर जी UPL, इनफैक्ट सुबह भी इस पे बात हुई थी, ओपनिंग पे भी बात हुई थी अभी और क्लोजिंग पे भी हुई थी। तो UPL देखिए बेसिकली चार्ट सच में बहुत बढ़िया चार्ट है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। इट्स अ फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट। अगर आप टेक्निकली देखें तो यहाँ पे डबल ब्रेकआउट मिलता है। इट्स अ डायमेट्रिक फॉर्मेशन ब्रेकआउट। मुझे लगता है प्रोबेबली के लिए गैप अप होगा। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे गेन है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है
और जिस तरह से वॉल्यूम, अगर आप देखें पिछले 4 दिनों पे जो एवरेज वॉल्यूम है उससे आज वॉल्यूम ज्यादा है, दैट्स अ प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट। तो मुझे लगता है यूपीएल का स्ट्रक्चर देख के लगता है कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, नेक्स्ट पड़ाव रहेगा, वो रहेगा 810 से 820। 773 पे ये ट्रेड हो रहा है, एक छोटा स्टॉप लॉस रखे 760 पे और यूपीएल को बाय करें। यूपीएल आपका प्रेफर्ड पिक रहेगा इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर में जाके क्लोज होता हुआ। अच्छा, मैं चंदन आपसे एक बात पूछूंगा, आज एक पॉज आया है, अभी गौरांग जी के पास जाना है उनका ट्रेड लेने के लिए, घुमा फिरा के पूछूंगा उनसे, चिंता मत कीजिएगा। और ये है कि आज पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स का एक पॉज का डे था, लेकिन आप आईसीआईसीआई बैंक की जरा आप लोअर शेडो देखिए, क्या आईसीआईसीआई बैंक यहां से एक अप ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है? मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं सिर्फ, एग्जैक्टली लो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एग्जैक्टली आज की लोअर शेडो का काफी वाइल्ड होना, प्रीएम्प्ट करना है तो आईसीआईसीआई बैंक को आप कैसे अप्रोच करेंगे? आखिरी के 20 मिनटों का इसका प्राइस बिहेवियर देखिए। बिल्कुल वीरू, देखो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक परफेक्ट लेवल है और यहाँ से चलता है तो वापस न्यू लाइफ टाइम हाई बनेंगे। लॉजिक की बात करें तो देखिए 11 दिन पहले इस काउंटर ने एक बड़ा 10-12% का रनअप दिया था। लगभग 760 का बंद हुआ काउंटर, सीधा 800 पे ओपन हुआ था। तो वो जो गैप एरिया, उस गैप एरिया के आसपास आके सेलिंग प्रेशर को खत्म कर रहा है और यहाँ से रिवर्सल होता है तो पार्शियल गैप फिलिंग का भी यहाँ पे पैटर्न बनेगा। तो मेरे हिसाब से 765 एक मेजर सपोर्ट होगा इस ट्रेड को प्रीएम्प्ट करने के लिए, और यहाँ से यदि थोड़ा सा चलता है तो शॉर्ट कवरिंग के मूवमेंट भी आएंगे। तो फाइनली 765 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे 810 तक के लेवल बनेंगे। किसी को यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड करना है प्रीएम्प्ट करने के लिए तो 780 का कॉल भी ले सकते हैं। 780 के कॉल में एक्टिविटी आप देखोगे तो कंपैरेटिवली यहाँ पे देखने को मिल रही है और पिछले 3 दिनों से ये 15 रुपए का प्रीमियम होल्ड कर रहे हैं, तो अभी 17 रुपए 60 पैसे का प्रीमियम चल रहा है। 10 रुपए के स्टॉप लॉस से 27 रुपए के टारगेट इस ऑप्शंस में आपको दिखने को बनने चाहिए। जी हाँ, ऐसे बैंक आज बड़े क्रिटिकल, बड़े मीनिंगफुल, बड़े अगर आप देखें एक इंटरेस्टिंग लेवल पे था, इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया। और डे हाई पे तो नहीं, लेकिन हाँ एक सब्सटेंशियल रिकवरी लेकर इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक ट्रेड करता हुआ। गौरांग जी, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अर्निंग सीजन चल रहा है, आप क्या बाय करना चाहेंगे? अपॉर्चुनिटी इस प्राइस में, स्पेशली अगर आप देखें इस रीसेंट डिप के बाद, कहाँ अच्छी नजर आ रही है आपको? तो शैल जी ने एफएमसीजी क्षेत्र के ऊपर सवाल पूछा था और हमने काफी सारे नाम उस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए थे। तो अगर एक कंपनी मुझे अगर चुननी है तो वो होगी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। मेरे ख्याल से 890 के आसपास इसका सर्वोच्चम शिखर बना था और स्टॉक फिलहाल 840 के ऊपर कामकाज कर रहा है। 846 के आसपास का आज सर्वोच्चम स्तर था। तो अगर किसी को छोटी मध्यम लंबी अवधि के लिए कुछ यहाँ पर सौदे करने हैं तो मेरे ख्याल से खपत से जुड़ी हुई कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक अच्छी पसंद। खपत आप देखिए कॉफ़ी की हमेशा रहेगी भारतीय अर्थव्यवस्था में, और 842 रुपये 35 पैसे पर ये अगर आप लंबी अवधि का चार्ट देखेंगे तो मध्य अक्टूबर के लेवल्स पर वापस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पोजिशनली पसंद आता हुआ यहाँ पर गौरांग शाह साहब को। चलिए, अब 3:15 हो चुके हैं और अब ज़रा सिलसिला शुरू करते हैं यहाँ पर समापन समारोह का। यहाँ पर डायरेक्टर साहब ज़रा दिखाइए निफ्टी के कंट्रीब्यूशन पैनल, अमरीकी बाज़ार, और देखते हैं किस तरीके से हमारे यूरोपियन मित्र भी काम करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी पर आज भी कोई ट्रेड नहीं, T-1 वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले इंडेक्स सुस्ताता हुआ आपके सामने। टेलीकॉम स्टॉक्स भारती एयरटेल और रिलायंस ने मजबूती से इस काउंटर को सपोर्ट किया। M&M नतीजों के बाद आपको और मोमेंटम में आता हुआ दिख रहा है और एफएमसीजी क्षेत्र से ITC मदद करता हुआ। मुनाफा वसूली पूरे के पूरे बैंकिंग क्षेत्र में पहले 3 दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आज लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और नतीजों से पहले टाटा स्टील हल्का सा मायूस। नेट इम्पैक्ट 18,000 पर निफ्टी मजबूती से फिलहाल तो खड़ा हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब दिखाइए किस तरीके से आपको काम करते हुए दिख रहे हैं यूरोपीय बाजार, और उसके बाद यूएस फ्यूचर्स पर भी हम लोग नज़र रखे हुए दिखेंगे। एवर रेडी के नतीजे आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिखते हैं। जब तक वो प्लेट्स तैयार होती हैं इन पर भी ध्यान दीजिए। नतीजे में आप देखिए मुनाफा घटकर हुआ है 31 करोड़ मुकाबले 47 करोड़। कोई खास मूवमेंट यूएस फ्यूचर्स और अमेरिकी बाजारों में भी नहीं आता हुआ दिख रहा। अब आपसे टिप्पणी की जाएगी यहाँ पर। चंदन तपड़िया साहब, क्या कीजिएगा निफ्टी में 18,000 पर? देखिए सेल जी, निफ्टी तो दायरे में फंसा हुआ है और अच्छी बात यह है कि डिक्लाइन आते ही यहाँ पे खरीदारी बन जाती है।
पिछले लगभग 5-6 दिन से देखें तो बार बार 17,777 नीचे में 18,100 में, तो मेरे को लग रहा है अभी भी दायरे वाला ट्रेड है यहाँ पे। तो नेकेड ऑप्शंस के ट्रेड तो यहाँ पे बड़े नहीं बनेंगे, और कल एक्सपायरी है तो टाइम डिके के साथ ही प्रीमियम यहाँ पे ओपन होंगे। बट उसके बावजूद भी यदि किसी को लेना है तो यहाँ पे 18,000 की कॉल ले, 69 के आसपास चल रही है, यही मान के चलिए कि 10-15 रुपए टाइम डिके होगा, ऊपर में एक बार के लिए 105-110 के बाउंस बन सकते हैं। निफ्टी की अगर आप देखें तो आपको 18,000 की कॉल, ये आप फोकस कर रहे हैं। अच्छा चंदन, जरा मुथूट फाइनेंस को देखिएगा, गोल्ड के प्राइसेस, उसकी डायरेक्शन, और स्पेशली जिस कॉन्फिडेंस से अगर आप देखें इसने कल की कैंडल को ओवरटेक कर लिया, इस प्राइस बिहेवियर पर आपकी राय क्या है? और देखिए फ्रेश बाय के पर्सपेक्टिव क्या होगा, और कोई कॉल ऑप्शन से कोई कॉल ऑप्शन अगर लेनी हो तो उसका पर्सपेक्टिव क्या है, और इस छोटे से फ्लैग का प्रोजेक्शन क्या होगा हायर लेवल पे? चंदन। बिल्कुल वीरू, काफी अच्छा पोल एंड फ्लैग यहाँ पे छोटा सा डेली चार्ट में देखने को मिल रहा है, और वीकली चार्ट में भी बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक आप देखोगे तो पहले लगभग ये बार बार 1620-25 पे अटकता था, और कल के दिन पोज, आज मोमेंटम, 3 दिन पहले बड़ा मूव, कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक एक बड़े मूव के लिए तैयारी कर रहा है। तो सबसे पहले लेवल्स की बात करें स्पोर्ट में तो 1635 का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं आपको 1740-1750 तक के लेवल बनेंगे। जो भी ऑप्शंस ट्रेडर है उनको यहाँ पे 1700 कॉल लेने की सलाह रहेगी। 42 रुपए के आसपास प्रीमियम चल रहा है, यहाँ पे आप 28 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 80 से 85 रुपए के टारगेट के लिए। इस बीच आपके स्क्रीन की भाग पे सुबह सुबह आपने, जब आप हमारे साथ बातचीत कर रहे थे तो देख रहे थे CNBC आवाज़, सुबह सुबह असीम ने खबर ब्रेक की थी, कैबिनेट जो है वो मंजूरी दे सकती है एथेनॉल के प्राइसेस को बढ़ोतरी के लिए, और जो नए दाम है वो 1 दिसंबर से लागू होते हैं। तो इस CNBC आवाज़ की खबर पर पुष्टि होती हुई और कैबिनेट ने अगर आप देखें एथेनॉल के दाम बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। असीम सुबह सुबह अगर आप देखें तो लगभग 10 बजे के आस हमारे साथ थे, ये खबर क्रैक की थी, और उसके बाद से ही अगर आप देखें, आप जरा प्लीज लेके आइए स्टॉक्स प्राज इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन के निचले भाग पे अगर आप चलता हुआ 3% ऊपर, धामपुर शुगर करीब 5% ऊपर, एक बार लेके आइए आप इंडिया ग्लाइकोल्स, तमाम अगर आप देखें शुगर काउंटर्स अच्छा करते हुए आज, और सुबह से अगर आप देखें जब ये खबर क्रैक की गई थी उसके बाद से मोमेंटम स्टार्ट हुआ था। नए दाम याद रखेगा 1 दिसंबर से, यानी संशोधित जो प्राइसेस हैं, हाइक प्राइसेस हैं जो लागू होंगे 1 दिसंबर 2021 से सारे शुगर काउंटर्स। चंदन, ये शुगर काउंटर्स में कोई डिलीवरी ट्रेड का स्कोप लग रहा है आपको? प्राज इंडस्ट्रीज, इंडिया ग्लाइकोस तो बैकफुट पे, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, धामपुर शुगर, बलरामपुर चीनी। जी देखिए, मेरे रेडार पे एक तो प्राज है और एक बलरामपुर चीनी है। प्राज के प्राइस बिहेवियर पे देखें तो यहाँ पे एक बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बन रहा है डेली चार्ट पे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लगभग 363-364 के हर्डल होते थे, उन लेवल को डिसाइसिवली अब पार हो रहा है लगभग पिछले 60 ट्रेडिंग सेशन पे। तो उसकी वजह से प्राज में मोमेंटम बनेगा, 363 के स्टॉप लॉस से कहीं ना कहीं 390 तक के लेवल बनेंगे। और बलरामपुर चुनी है, वहां पे भी बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिल रही है, वहां पे भी 325 के सपोर्ट से 350 तक के अपसाइड बनेंगे। तो प्राज सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है इस मोमेंटम में। उसके बाद में बलराम में भी रिसेंट का जो बॉटम बना है उसका मोमेंटम आपको दिखाई देता हुआ नजर आएगा। तो बलरामपुर चीनी आपको अगर आप देखें अट्रैक्ट करता हुआ, स्ट्रॉन्ग लगता हुआ, और CNBC आवाज़ की खबर पे पुष्टि। मुथूट फाइनेंस अगर आप देखें 1680 पर क्या स्पाइक देखिए, अगर आप देखें गजब का, ये डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ अच्छा यहाँ पर स्विंग। और बैंक निफ्टी अगर आप दोनों ही इंडस्ट्रीज देखिए ऐसे लेवल पे जाके क्लोज हो रहे हैं कि न बुल न बेयर, न मंदी करने वाला न तेजी करने वाला शाम को कंफर्टेबली सो सकता है, या फिर एटलीस्ट ये कन्विक्शन लेके आ सकता है बॉस कि मैं कल बाय करूंगा खुलते साथ। 18,000 के ऑप्शन बेस पे निफ्टी और 39,000 के ऑप्शन बेस पे बैंक निफ्टी। इंटरेस्टिंग, खेलना है तो सिर्फ मैदान खुलने के बाद खेलो, बाकी करा देखें कुछ ना करो। शैल जी। वीरेंद्र जी, पिछले 2-3 दिन से या यूँ समझिए जब से आपके सामने नवंबर की एक्सपायरी शुरू हुई है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक मायूसी के दौर से गुजरते हुए आपको दिख रहे हैं। बराबर की टक्कर आज एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में आप हर तरीके के ट्रेड में आते हुए देख रहे हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप परे रखें तो ऑलमोस्ट बराबरी की छूट आपको बुल्स और बेयर्स के बीच में होती हुई दिख रही है। चंदन जी को जोड़ते हैं। चंदन जी, एक आध स्टॉक जो आपको निफ्टी में पसंद आता हो लॉन्ग साइड पर, बावजूद इस मायूसी और फ्लैट मूव के, कहां पर आउट परफॉर्मेंस दिख रही है? अभी भी बिल्कुल जवान है नवंबर की एक्सपायरी। बिल्कुल एक्सपायरी तो जवान है, बट सेल्स में देख रहा हूँ प्रीमियम काफी कम हो रहे हैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स में, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बाजार अटकता हुआ रहेगा। बट हाँ, फिर भी देखिए नीचे में बार बार सपोर्ट आ रहा है, तो
ऊपर में 18,150 तक के तो अटेम्प्ट यहाँ पे बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम वीकली ऑप्शंस की बात कर रहे थे, 18,000 का कॉल लिया जा सकता है वीकली में। आप मंथली की तरफ नजर डालो तो फिर मैं 25 नवंबर मंथली एक्सपायरी का 18,200 की कॉल पे फोकस करूंगा, जो 135 रुपए के आसपास है। वहां पे आपको 70 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ऊपर में 210 का टारगेट के लिए। उसके अलावा यदि कोई नेकेड ऑप्शन बाय नहीं करके ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बताते हैं, बुल कॉल स्प्रेड यानी एक कॉल लेके दूसरा कॉल बेचना, तो वहां पे बेटर हो सकता है। तो ये 2-3 विकल्प है जिसको आप चुन सकते हो, बट ध्यान रखें बड़े मूव नहीं है, स्लो एंड स्टडी बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे बनेगी। उसके अलावा इंडेक्स के स्टॉक्स की बात करें तो एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीसी बैंक ये और रिलायंस, तीनों काउंटर निफ्टी को संभालते हुए नजर आने चाहिए। चलिए, तो ये 3 स्टॉक्स पर आप पोजिशनल डिप्स खरीद सकते हैं, एचडीएफसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक। यहां पर चंदन जी, बैंक के अलावा अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को अगर परे रखें तो एक आध और बैंक जो चार्ट्स पर बढ़िया तरीके से कंसोलिडेट कर रहा हो, चाहे वीकनेस हो ओवरऑल। जी देखिए, मैं वीकनेस को नहीं पिक करना चाहता, यूजुअली स्ट्रेंथ के साथ मैं रहता हूं और मैं एसबीआई की तरफ ही फोकस करूंगा। हालांकि एसबीआई पिछली सीरीज में काफी अच्छा मोमेंटम दिया, बट मेरा मानना है कि एसबीआई यहाँ पे आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। जरूर 2-3 दिन से थोड़ा सा दायरेबंद कामकाज देखने को मिल रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि जब तक 515 का लेवल नहीं तोड़ता है, 555 तक के लक्ष्य एसबीआई आपको हासिल करता हुआ दिखेगा। तो मैं इस जो कंसोलिडेटिव मूव और थोड़ा सा डिप आया है उसमें 515 के सपोर्ट से एसबीआई पे खरीदने की प्रयास करना चाहूंगा। तो एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी, ये 4 स्टॉक्स हैं जो आपको इस मायूसी के दौर में अगर लाल निशान की तरफ मिलते हुए दिख रहे हैं तो आप उनकी इस मामूली सी कमजोरी को खरीद सकते हैं पोजिशनली। ये राय आपको देते हुए दिख रहे हैं चंदन तबड़िया साहब। वीरेन जी, जी एक बार जरा देखते हैं ओआई के लिहाज से। अगर आप देखें आज सबसे इंटरेस्टिंग पैटर्न कहाँ रहा, और वो स्टॉक्स जो कि आज काफ़ी सब्सटेंशियल ओआई अपने साथ लॉन्ग या फिर शॉर्ट साइड पर अगर आप देखें लेके जा रहे हैं। जहाँ तक मैं निफ्टी की बात करूँ, सिर्फ निफ्टी ग्रुप में, तो इस क्रम में सबसे ऊपर अगर आप देखें तो याद रखिएगा जहाँ पे अच्छी बाइंग हुई लॉन्ग साइड पे वो था एमएनएम, 11% का ओआई एडिशन। और उसके बाद अगर आप देखें एचडीएफसी 2950 पे, एमएनएम, एचडीएफसी। उसके बाद आप देखिए तो आज एक और स्टॉक जिसमें काफ़ी सब्सटेंशियल लॉन्ग क्रिएट हुए लोअर लेवल से, और इनफैक्ट जब सुबह सुबह डिप भी आया था तो भी, और ड्यूरिंग द डे लो पे जब भी था इसमें काफ़ी ओवरेशन हुआ, वो था एलएनटी, करीब 5% का ओवरेशन। और यूपीएल की तो पूछे ही मत साहब, करीब करीब 4% का ओवरेशन इस स्टॉक में रहा। शॉर्टिंग कहाँ सबसे ज़्यादा हुई है आज एचडीएफसी बैंक में 10% ओवरेशन। और याद रखिएगा एग्जैक्टली ये स्टॉक जो है आज अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ के जाता हुआ। और मेटल्स में अगर आप देखें खासा शॉर्टिंग हुई है, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील 10%, हिंडाल्को अगर आप देखें करीब करीब 12% की शॉर्टिंग इस स्टॉक में हुई है। काफ़ी स्टॉक्स जो हैं वो आज अपनी तरफ ओआई खींच रहे थे और द शॉर्ट साइड मेटल्स में। अक्रॉस द मार्केट देखिए, ये जो मैंने अभी आंकड़े आपको दिए ये सिर्फ निफ्टी में शुमार स्टॉक्स में थे। एक दो स्टॉक्स और देखिए, जीएसपीएल यहाँ पे काफ़ी शॉर्टिंग हुई। बीएचईएल अगर आप देखें यहाँ पे काफ़ी शॉर्टिंग हुई, 24% का ओआई एडिशन जुड़ा। उसके बाद अगर आप देखिए बॉश में, इंडियन होटल्स में हायर लेवल्स अगर आप देखें थोड़ी बहुत शॉर्टिंग हुई। और बजाज पेंट्स में, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में अगर आप देखें आज लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुआ। और इंडिया सीमेंट्स अगर आप देखें तो आज यहाँ पर भी पहले लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई और आखिरी में अगर आप देखें पोस्ट अर्निंग्स यहाँ पर स्पेशली आखिरी के चंक में काफ़ी शॉर्टिंग देखने को मिली है। विनर रहा शैल जी आज अगर आप देखें ग्रासिम इंडस्ट्रीज। लुक एट ग्रासिम, आपने कुछ देर पहले डिस्कशन किया भी था 1880 पे, याद रखिएगा ये ग्रासिम का ऑल टाइम हाई है 1878। और आखिरी में एक स्टॉक और जिस पर नजर रहेगी और कल आई थिंक इस पर हमें फोकस भी करना पड़ेगा, वो है मदरसन सुमी 241.85 इन द बास्केट ऑफ ऑटो एंसिलरी स्पेस। अच्छा मूव देके ये स्टॉक आज डे हाई की ट्रैजेक्टरी में क्लोज होता हुआ। और एक और स्टॉक पे याद रखिएगा जिस पर सुबह से काफ़ी बार डिस्कशन हुआ है, इंडियन होटल्स चल के थोड़ा सा बैकफुट पे है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें कल के लो को इसने वॉलेट नहीं किया, लेकिन बहुत सुपर एग्रेसिव मूव अगर आप देखें तो आज दिया है ग्रासिम ने और साथ ही साथ मदरसन सुमी ने। चलते हैं इस क्लोजिंग को और बारीकी से समझने के लिए और कुछ स्टैट्स को समझने के लिए शैल जी के पास बॉल पे। शैल जी, ओवर टू यू। चलिए वीरेन जी, आज भी यूँ समझिए ऐसा दिन रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर जो आप फिलहाल याद ना रखना चाहते होंगे। 33 अंक नीचे आपके सामने 18,009, 18,010
मैं उम्मीद करता हूँ 18,000 के ऊपर आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिखेगा। लगभग 33 अंक का लाल निशान। निफ्टी बैंक आपके सामने लगभग 1% नीचे 350 अंक बाजार को वापस करता हुआ। मिड कैप इंडेक्स में आधा प्रतिशत का कट 32,030 और आईटी में आप देख रहे हैं लगभग 125 अंक का लाल निशान। ये तो फिलहाल हमारे मेन इंडिसेस हैं और एडवांस डिक्लाइन रेशियोज देखिए बराबर की टिक्कर आपको ब्रॉडर मार्केट्स में दिख रही है। 1:1 का रेशियो इधर। अब डायरेक्ट साहब लेके आइए हीट मैप। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर निफ्टी को सपोर्ट मिलता हुआ। यूपीएल 3.5% वृद्धि के साथ आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गाबा साहब का एक लॉन्ग कॉल इधर बनता हुआ। भारती भी उनको पसंद आता हुआ। डीलिंग रूम चेक में गौरांग शाह साहब की पसंद आपको भारती की तरफ आती हुई दिख रही है। ध्यान दीजिए उच्चतम लेवल यहाँ पर 740 रुपए है। लगातार दूसरे दिन M&M की तेजी देखते ही बनती है। ये काउंटर अब आपको 920 के आसपास विश्राम लेता हुआ दिखेगा। कुछ सपोर्ट आप देख रहे हैं आता हुआ फंड FMCG काउंटर्स में। ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर आपको उच्चतम लेवल पर फिलहाल तो ट्रेड करते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी हरे निशान में बंद होते हुए। रिलायंस ने आज निफ्टी को बहुत सपोर्ट किया है। 1% ऊपर आपके सामने इस इंडेक्स का सबसे हेवीएस्ट वेटेड काउंटर फिलहाल इस इंडेक्स की मजबूती पकड़ता हुआ। और देखिए बावजूद 1% वृद्धि के RIL आपको निफ्टी लाल निशान में बंद होता हुआ दिख रहा है। एक्सिस बैंक पर आप हरा निशान देख रहे हैं, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन बाकी आप देखिए हर तरफ कुछ ना कुछ मुनाफा वसूली। फिलहाल समय बुरा चल रहा है इंडसइंड बैंक का। कल मामूली सी बढ़त थी, लेकिन वापस एक इंट्राडे लो के आसपास 1031, 3.5% नीचे इंडसइंड बैंक। हिंडाल्को में बिकवाली जारी। नतीजों से पहले टाटा स्टील 3% नीचे और सारा का सारा मेटल स्पेस आपको परेशानी में दिख रहा है। कोल इंडिया, JSW स्टील फ्रंटलाइन काउंटर्स में लाल निशान में बंद होते हुए दिख रहे हैं। बैंक्स में 1% का कट आपके सामने HDFC बैंक और कोटक में आता हुआ। और जो आपने वृद्धि IT में देखी थी वो तब्दील होती हुई लाल निशान में। इन्फोसिस, HCL टेक, TCS यहाँ पर आप 1 से आधा प्रतिशत का कट आते हुए देख रहे हैं इन तीनों काउंटर्स पर। वीरेंद्र जी, ये तो सूरत हाल निफ्टी का है। 40 अंक का लाल निशान। मैं ये मान के चलता हूं कि आप 18,000 बचा लेंगे निफ्टी पर जब ट्रेड्स सेटल होते हुए दिखेंगे। आप क्या देख रहे हैं? मदरसन सुमी और HDFC लाइफ, ये दो स्टॉक शैल जी जो कि उच्चतम स्तरों पे आके बढ़ते हुए, और कल क्लोजिंग जब ओपनिंग के वक्त हम बातचीत कर रहे होंगे तो इन दो स्टॉक्स पर और नजर रखेंगे। मदरसन सुमी में इस 5-7 मिनट के अंतराल में आप देखें OR और OI एडिशन अपनी तरफ खींचा है। हम मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए कुछ स्टॉक्स याद रखिएगा जो कि हैमरिंग काफ़ी ज़बरदस्त हुई है इसमें। एक बार आप जी एंटरटेनमेंट लेके आइए, बस ये स्टॉक डे लो की तरफ बढ़ता हुआ काफ़ी अगर आप देखिए खराब क्लोजिंग यहाँ पर। और साथ ही साथ एक स्टॉक और देखिएगा निप्पन लाइफ नैम, अगर आप देखें ये भी डे लो की तरफ बढ़ता हुआ और एक थोड़ी सी मायूस करने वाली क्लोजिंग रही। अबाउट इंडिया, ये स्टॉक आज लोअर लेवल से पुल बैक दे रहा था करीब 2185, लेकिन मेरी स्क्रीन पर बीते 10 मिनट में मदरसन सुमी में जो हल्ले मचाए हैं वो काबिल तारीफ है। स्ट्रॉन्ग वेरिएशन, मार्केट शट लगभग 18,012। तो शैल जी की बात जो थी वो अच्छी निकल गई और सच भी हो गई। 18,000 का लेवल हम लेकर ये रात बिताएंगे और जब हम एक्सपायरी के दिन लौटेंगे तो यकीन मानिए इतने इंटरेस्टिंग पैदान पर अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रीज क्लोज हुए कि पूछिए मत। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के US में वॉल स्ट्रीट पे आज कारोबार ठीक हो। 18,000 वो पुट राइटर का जोन, कॉल राइटर का जोन दोनों अगर आप देखें स्क्रीन पे विजिबल है, और 39,000 पुट राइटर का जोन और कॉल राइटर का जोन दोनों ही स्क्रीन पर विजिबल है। यानी कल एक बार फिर से आपको लड़ाई लड़नी है एज ए इंडेक्स ट्रेडर। शैल जी, सीधा सौदा की टीम में क्या रहा आज? तो वीरेंद्र जी, हमारे दोनों कप्तानों ने लगभग 16 ऐसे खिलाड़ी उतारे थे जिनके नतीजे बाजार में आए फिलहाल कल बाजार बंद होने के बाद। और आप देखिए क्या शानदार परफॉर्मेंस आपको आता हुआ दिखेगा आशीष जी की टीम से। मनाली पेट्रो 5% ऊपर। SH केलकर जहां पर एक ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ दिखा है। ब्लैकस्टोन ने अपना स्टेक बेचा है, ये काउंटर 5% ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है। मोइल और बजाज इलेक्ट्रिकल में आप 1, 1.25 और 1% की वृद्धि देख रहे हैं। ये 4 आउट परफॉर्मर्स थे आपको आशीष जी की टीम से जुड़ते हुए। और नीरज जी की टीम में आपने नतीजों के बाद बहुत ही शानदार मोमेंटम पहले 2 काउंटर्स में देखा है।
ये हैं HEG और शारदा मोटर्स। क्रेडिट एक्सेस पर उनकी बिकवाली की कॉल थी और सोमानी होम इनोवेशन पर भी उन्होंने एक सेल कॉल दिया था। तो ये काउंटर्स लाल निशान में बंद हुए हैं, लेकिन रिटर्न्स आपको हरे निशान में आते हुए दिख रहे हैं। ये 4 आउट परफॉर्मर्स आज नीरज जी के 10 खिलाड़ियों में से आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो आशीष जी और नीरज जी की टीम्स आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई, और निफ्टी अब 18,000 के ऊपर एक फाइनल क्लोज लेता हुआ 27 अंक का आज लाल निशान, और बैंक निफ्टी में ज़रा परेशानी का मंजर बढ़ता हुआ 345 अंक का लाल निशान 39,023 पर। यह फिलहाल सूरत हाल रहा T-1 एक्सपायरी से एक दिन पहले। और जाते जाते डायरेक्टर साहब दिखा दीजिए नायका को। हमारे भारतीय बाज़ारों में आज आपने इस IPO की शानदार लिस्टिंग देखी और सेकेंडरी मार्केट्स में हम लोगों ने नायका का स्वागत किया 96% वृद्धि के साथ। यहाँ पर 1125 रुपये का जो शेयर बिका था, आपके सामने 2205 रुपये 80 पैसे पर क्लोज दिया, और बहुत ही शानदार आपने यहाँ पर लिस्टिंग देखी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से 1 लाख करोड़ के ऊपर नायका की मार्केट कैपिटलाइजेशन, और 9 निफ्टी कंपनी से बड़ी ये मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके सामने है। तो ये नए दौर की नायका आपके सामने आज लिस्ट होता हुआ, और एक शानदार दिन समाप्त हुआ कम से कम प्राइमरी मार्केट्स में। वीरेंद्र जी, चलिए, तो ये दिन शायद न निफ्टी का था न निफ्टी बैंक का था, ये दिन था नायका का, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे दिन कई सारे और आएँ। और इन्हीं उम्मीदों के साथ चलिए अब मुझे और शैल जी को दीजिए विदा, और कल आपसे फिर होगी मुलाकात, यानी इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी के दिन, गुरुवार के दिन। नमस्कार।